गद्यांश 131 की व्याख्या। ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई के एक खतरनाक और महत्वपूर्ण परीक्षण को दर्शाता है, जहां वह अपने युद्ध कौशल, मार्शल स्किल और दृढ़ संकल्प की सीमाओं को परखता है। चट्टानी मूर्ति से संघर्ष। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक पत्थर की मूर्ति का सामना किया जो हिल नहीं रही थी, जबकि अन्य मूर्तियां हमला करती थीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि उनके हर वार के साथ मूर्ति उनके द्वारा उत्सर्जित सच्ची यांग जीवन शक्ति, ट्रू यांग युआनची, अब अमृत रस जीवन शक्ति के एक हिस्से को सोख रही थी। तारांकन रूपांतरण। जैसे जैसे समय बीता, मूर्ति से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी और वह वही अमृत रस जीवन शक्ति उत्सर्जित करने लगी जो जीवप्ती त्रिपाठी करते थे। तारांकन समझदारी। जब मूर्ति ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया तो जीवप्ती त्रिपाठी ने समझा, यह मूर्ति वास्तव में उनके हमलों से जीवन शक्ति को अवशोषित कर रही थी, जिसका उपयोग वह हिलने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कर रही थी। तारांकन निर्भीकता। ये जानते हुए भी जीवप्ती त्रिपाठी रुके नहीं, बल्कि और भी अधिक तीव्रता से हमला किया। उन्होंने मन में ठान लिया, देखते हैं तुम पहले चलते हो या मैं तुम्हें पहले तोड़ता हूँ। तारांकन परिणाम। मूर्ति ने अत्यधिक जीवन शक्ति सोख ली और उसकी चालें अधिक हिंसक हो गईं, जिससे वह एक बड़ा थप्पड़ मारने की मुद्रा में आ गई। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी के वार से मूर्ति की छाती बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें दरारें आ गईं। तारांकन विजय। अंततः जीवप्ती त्रिपाठी अपने अमृत रस यांगची से प्रज्वलित मुट्ठियों के साथ भयंकर प्रहार करते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति की छाती में एक बड़ा छेद हो गया और अंदर से एक छोटा, चमकीला और पारदर्शी पत्थर का आदमी, स्मॉल स्टोन मैन, दिखाई दिया। तारांकन पलायन। जीवप्ती त्रिपाठी ने तुरंत वह पत्थर का आदमी निकाला और मूर्ति के दूसरे हमले से पहले गड्ढे से बाहर कूद गए। दूर से दर्जनों पत्थर की मूर्तियां वापस आती दिख रही थीं, इसलिए उन्होंने बिना किसी देरी के अपनी गति को अधिकतम करके वहां से भाग गए। इनाम और विभाजन। जीवप्ती त्रिपाठी वापस वहां पहुंचे जहां उनके साथी दुहिता, डू युश्वैंग, लता, लैंगचुडी, जोया, जुओवन और निखिल, नी योंग उनका इंतजार कर रहे थे। तारांकन प्रशंसा और चिंता। दुहिता, डू युश्वैंग ने खुशी व्यक्त की कि उन्हें एक और छोटा पत्थर का आदमी मिल गया है, जिससे अब सभी पांचों के लिए एक एक हो गया है। लता, लैंगचुडी ने जीवप्ती त्रिपाठी के खून से सने मुट्ठियों को देखकर चिंता दिखाई, हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने उनके हाथ को वापस खींच लिया। तारांकन विभाजन का सुझाव। जोया, जुओवेंट ने सुझाव दिया कि वे पहले छोटे पत्थर के आदमी को बांट लें ताकि सभी अपनी युद्ध शक्ति, कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। तारांकन लता की चतुराई। लता, लैंगचुडी ने सबसे पहले जीवप्ती त्रिपाठी को चुनने की पेशकश की, ये तर्क देते हुए कि उन्होंने मूर्तियों को रोकने के लिए सबसे अधिक परिश्रम किया है और वह घायल भी हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनिच्छा से यह प्रस्ताव स्वीकार किया और बेतरतीब ढंग से एक पत्थर का आदमी उठा लिया। तारांकन अकेले अभ्यास। पांचों ने एक एक पत्थर का आदमी चुना। लता, लैंगचुडी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे एक दिन बाद फिर से मिलने से पहले अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए जगह ढूंढें। चमकता दिल। दुहिता की उदारता और विदाई। जब जीवप्ती त्रिपाठी और दुहिता, डू युश्वैंग अकेले रह गए तो दुहिता ने उनके घावों पर पट्टी बांधी। ग्रेटर देन दुहिता ने कहा, थोड़ा इंतजार करो और देखो कि तुम्हें कौन सा युद्ध कौशल मिला है। अगर यह अच्छा नहीं है तो मैं तुमसे बदल लूंगी। मैंने पहले ही एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास कर लिया है, इसलिए मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। ग्रेटर दैन। तारांकन अस्वीकृति। जीवप्ती त्रिपाठी ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, यह मानते हुए कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल कभी बुरा नहीं हो सकता। तारांकन चेतावनी। जब दुहिता जाने लगी तो जीवप्ती त्रिपाठी ने मुड़कर न देखने वाली दुहिता से धीमे स्वर में कहा, अगर मौका मिले तो अकेले ही निकल जाना। दुहिता ने जवाब दिया, मुझे पता है। तारांकन टीम की विश्वसनीयता। जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि यह समूह भरोसेमंद नहीं है क्योंकि लता, लैंगचुडी एक अच्छी नेता नहीं थी। वह केवल अपने लाभ हानि की परवाह करती थीं और खतरे के समय दूसरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती थीं। मणि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की खोज। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक सुनसान जगह ढूंढी और दो छोटे पत्थर के आदमी, स्मॉल स्टोन मैन, निकाले। तारांकन आश्चर्य। एक वह था जो उन्होंने लता से लिया था, लेकिन जो उन्होंने मूर्ति से प्राप्त किया था वह बहुत अलग था। उसके नाड़ी तंत्र, मेरिडियंस, लाल के बजाय सुनहरे रंग के थे और सुनहरी रेखाओं की संख्या बहुत अधिक थी। तारांकन निष्कर्ष। जीवप्ती त्रिपाठी के आश्चर्य से उनकी सांसें तेज हो गईं। लता के विश्लेषण के अनुसार लाल रेखाओं वाला पत्थर का आदमी कम से कम पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी का या संभवतः पृथ्वी स्तरीय उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल रखता था, लेकिन सुनहरी रेखाओं वाला युद्ध कौशल स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचा था। तारांकन अनुमान। क्या ये एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल, हेवन लेवल मार्शल स्किल हो सकता है? जीवप्ती त्रिपाठी ने सोचा। इस जोखिम भरे फैसले का फल उन्हें मिल गया था। बुक्स युद्ध कौशल का अभ्यास। तारांकन प्राथमिकता। कम समय होने के कारण जीवप्ती त्रिपाठी ने सुनहरी रेखाओं वाले पत्थर के आदमी को वापस अपनी जेब में रखा और लाल रेखाओं वाले को चुना।
उन्होंने तय किया कि अभी उन्हें ऐसा युद्ध कौशल सीखने की जरूरत है जो उनकी युद्ध शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ा सके, भले ही वह निम्न श्रेणी का हो। तारांकन समापन 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने जीवन शक्ति युआन ची के संचलन की विधि को याद कर लिया और उनकी हथेली में मौजूद लाल रेखाओं वाला पत्थर का आदमी टूटकर चूर चूर हो गया। तारांकन पहला उपयोग जीवप्ती त्रिपाठी ने खड़े होकर अपने युद्ध कौशल की याद की हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में जीवन शक्ति का संचलन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह सफल नहीं हुए। तारांकन परिणाम उन्होंने फिर से प्रयास किया। जैसे ही जीवन शक्ति ने उनके 36 नाड़ी तंत्रों 36 मेरिडियंस को एक साथ जोड़ा, एक गूंज रेजोनेंस हुई। सारी शक्ति उनकी मुट्ठी के सिरे पर उमड़ पड़ी और उन्हें हमला करने की तीव्र इच्छा हुई। तारांकन शक्ति का प्रदर्शन, उन्होंने मुट्ठी भींच ली और भयंकर वार किया। इस मौके के साथ उनकी मुट्ठी पर केंद्रित सारी शक्ति और जीवन शक्ति एक साथ मुक्त हो गईं। हवा में एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कि अंतरिक्ष ही फूट गया हो और आग के छल्ले दिखाई दिए। तारांकन जीत की संतुष्टि, जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक उठीं। क्या यही युद्ध कौशल की घातकता है? ये वास्तव में शक्तिशाली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस गद्यांश में आए किसी युद्ध कौशल या चरित्र के बारे में और जानकारी खोजूं? गद्यांश 132 की व्याख्या। ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई द्वारा अपने पहले आक्रामक युद्ध कौशल के नामकरण, अभ्यास और उसके तुरंत बाद अपने अस्थायी समूह के साथ जंगल में आगे बढ़ने के दौरान हुई एक अप्रत्याशित घटना पर केंद्रित है। फायर ज्वालामुखी सूर्य विस्फोट बर्निंग सनबर्स्ट का अभ्यास। कड़ाई से कहा जाए तो ये जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा सीखा गया पहला आक्रामक युद्ध कौशल ऑफेंसिव मार्शल स्किल था। इससे पहले उनके सभी हमले उनकी शक्ति केंद्र डैंशन में मौजूद अमृत रस यांग लिक्विड और शरीर की सहज प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते थे। तारांकन युद्ध कौशल का महत्व, जीवप्ती त्रिपाठी समझते थे कि युद्ध कौशल ही खेती कल्टिवेटर करने वाले की लड़ाई का आधार होते हैं, क्योंकि वे जीवन शक्ति युआन ची की पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं। तारांकन नामकरण, उन्हें उस युद्ध कौशल का नामकरण करना था जिसके बारे में छोटे पत्थर के आदमी स्मॉल स्टोन मैन ने कोई नाम नहीं बताया था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने इसे ज्वालामुखी सूर्य विस्फोट बर्निंग सनबर्स्ट नाम देने का फैसला किया। तारांकन क्षमता, ये युद्ध कौशल 36 नाड़ी तंत्रों 36 मेरिडियंस में जीवन शक्ति को अचानक विस्फोट करता था, एक घातक वार जो आसानी से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। तारांकन त्रिपाठी का लाभ, आमतौर पर कोई भी खेती करने वाला इस चाल का उपयोग सावधानी से करता क्योंकि यह 3 बार उपयोग करने पर उनकी सारी जीवन शक्ति को खत्म कर सकता था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी के पास उनकी शक्ति केंद्र में मौजूद अमृत रस की प्रचुर मात्रा थी, जिससे वह इस समस्या से मुक्त थे। इस कारण वह दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से ज्वालामुखी सूर्य विस्फोट में महारत हासिल कर सकते थे। तारांकन मूल्यांकन, उन्होंने अनुमान लगाया कि ज्वालामुखी सूर्य विस्फोट एक पृथ्वी स्तरीय उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल अर्थ लेवल अपर लेवल मार्शल स्किल होना चाहिए, और वह खुश थे कि उन्हें एक मुट्ठी से जुड़ा युद्ध कौशल मिला, न कि तलवार या छड़ी जैसा कोई ऐसा हथियार कौशल जिसके लिए उनके पास उपकरण नहीं था। चट्टानी टीले से बाहर और जंगल में प्रवेश। एक दिन बाद 5 सदस्य जीवप्ती त्रिपाठी, दुहिता डू युश्वैंग, लता लैंचुडी, जोया जुओवन और निखिल नियोंग अपने अपने नए युद्ध कौशल में महारत हासिल करने के बाद फिर से इकट्ठा हुए। तारांकन परिणाम, निखिल को छोड़कर सभी अपने अपने युद्ध कौशल से संतुष्ट थे। निखिल ने एक चाबुक का युद्ध कौशल प्राप्त किया था जिससे वह निराश था और लगातार कोस रहा था। तारांकन दुहिता की टिप्पणी, दुहिता ने मुस्कुराते हुए जीवप्ती त्रिपाठी से फुसफुसाया, बुरे लोगों को उनका फल मिलता है। यही सही है। तारांकन यात्रा, जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि वे चट्टानी टीले से बाहर निकलने से पहले 2 दिन से अधिक चले थे। उन्होंने रास्ते में कुछ और 3 संप्रदायों 3 सेक्ट्स के शिष्यों के शव भी देखे। तारांकन वन में प्रवेश, चट्टानी टीले के बाहर एक घना जंगल था। उन्हें लगा कि जहां खतरा है वहां अवसर भी हैं, खासकर जड़ी बूटियों के मामले में। वे बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल में घुस गए। तारांकन जोया की खोज, कुछ देर चलने के बाद जोया ने पाया कि लगभग 2 दिन पहले वहां से कई लोग गुजरे थे। निखिल ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया कि उन्हें उनका पीछा करना चाहिए। उम्मीद है कि वे ऊंचे आसमान के मंडप, स्काई टावर के जयंत ब्रदर जी या सुमित्रा सीनियर सिस्टर सूप जैसे अन्य शिष्य हो सकते हैं। तारांकन लता का फैसला, लता इस बात पर सहमत हुई कि अकेले जोखिम उठाने के बजाय अपने संप्रदाय के वरिष्ठों का संरक्षण ढूंढना अधिक सुरक्षित होगा। टपकता पसीना झील के किनारे अप्रत्याशित घटना। तारांकन विश्राम स्थल, लगभग आधे दिन बाद उन्हें एक छोटी झील मिली जिसके किनारे आराम करने के कई निशान थे। यह मानते हुए कि यह जगह सुरक्षित है, समूह ने यहीं विश्राम करने का फैसला किया। तारांकन महिलाओं का अनुरोध, ध्यान करते समय लता लैंचुडी दुहिता डू युश्वैंग के पास गईं और फुसफुसाहट के बाद दोनों ने जीवप्ती त्रिपाठी से बात की। लता ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा कि वे दोनों स्नान करना चाहती हैं और वह चाहते हैं कि जीवप्ती त्रिपाठी वहां पहरेदारी करें ताकि कोई दूसरा पास ना आ सके।
तारांकन त्रिपाठी की प्रतिक्रिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले तो निखिल के पास जाने को कहा, लेकिन लता ने जवाब दिया कि वह जीवप्ती त्रिपाठी पर अधिक विश्वास करती हैं। जब जीवप्ती त्रिपाठी ने मजाक में झांकने की बात कही तो लता ने आत्मविश्वास से कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी छोटी बहन दुहिता तुम्हें सबक सिखाएगी। तारांकन पहरेदारी। जीवप्ती त्रिपाठी सहमत हो गए और उन्हें जल्दी करने को कहा। उन्होंने देखा कि दोनों महिलाएं एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गई थीं, जो उन्हें झांकने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक बाधा थी। रिवॉल्विंग लाइट। निखिल का दुस्साहस और जीवप्ती का हस्तक्षेप। जब जीवप्ती त्रिपाठी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे तो उन्हें पीछे से हल्के पैरों की आहट सुनाई दी। तारांकन निखिल की मंशा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो निखिल नी योंग दबे पांव उनकी ओर आ रहा था। निखिल की आंखें झील के दूसरी तरफ की चट्टान पर टिकी थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसके चेहरे पर पागलपन झलक रहा था। तारांकन धमकी। निखिल ने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने पास आकर धमकी दी, तुमने कुछ नहीं देखा, यहाँ आज्ञाकारी बनकर बैठे रहो और हिम्मत मत करना हिलने की। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तारांकन तोड़फोड़। ये सोचकर कि जीवप्ती त्रिपाठी डर गया है, निखिल आगे बढ़ गया। झील से महिलाओं के हंसने और पानी के छींटे की आवाजें आ रही थीं, जिसने निखिल के खून को खौला दिया। वह कुछ और कदम चलकर चट्टान के पीछे की सुंदरता को अपनी आंखों में कैद करने वाला था। तारांकन जीवप्ती का हस्तक्षेप। तभी जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। उन्होंने शांति से अपने हाथ को गोलाकार किया, उसे अपने मुंह के सामने रखा और अपनी शक्ति केंद्र से चिल्लाकर कहा, ग्रेटर दैन। भाई निखिल, आप उधर क्यों भाग रहे हैं? ग्रेटर दैन। जीवप्ती त्रिपाठी ने निखिल के इरादे को भांप लिया और अपनी चेतावनी से उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। ये घटना समूह के भीतर मौजूद अविश्वास और खतरे को दर्शाती है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि निखिल इस अचानक लगाए गए आरोप पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, या स्वर्ग गुफा विरासत के बारे में और जानकारी खोजूं? गद्यांश 133 की व्याख्या। ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई के समूह में व्याप्त अविश्वास के टूटने और स्वर्ग गुफा विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस में बड़े संप्रदायों के समूहों से मिलने पर होने वाले राजनीतिक तनाव और व्यक्तिगत प्रतिशोध को दर्शाता है। निखिल की कायरता और लता का धन्यवाद। जीवप्ती त्रिपाठी की अचानक चिल्लाहट ने निखिल नी योंग के छिपे हुए इरादों को सबके सामने ला दिया। तारांकन निखिल का पलायन। निखिल इतना डर गया कि वह खरगोश की तरह पीछे कूदा और तुरंत अपनी संचलन कला मूवमेंट स्किल का उपयोग करके भाग गया। उसके जाने से पहले उसकी आंखों में जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति गहरा द्वेष था, क्योंकि उसने उसे अपमानित किया था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे काय कहकर उपहास किया। तारांकन महिलाओं की प्रतिक्रिया। लता, लैंगचुडी और दुहिता डू युश्वैंग तुरंत पानी से बाहर निकलीं। दुहिता की आंखों में निखिल के लिए घृणा और जुगुप्सा थी। लता ने शांत भाव से जीवप्ती त्रिपाठी को धन्यवाद कहा। टक्कर। दानव जानवर से लड़ाई। तीनों जैसे ही वापस लौटने वाले थे, उन्हें दूर से जीवन शक्ति युआनची का एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस हुआ। तारांकन लड़ाई की आवाजें। दूर आसमान में चकाचौंध भरी रोशनी चमक रही थी और लड़ने मरने की आवाजें आ रही थीं। इसके तुरंत बाद एक जानवर की गुस्से वाली दहाड़ उनके कानों तक पहुंची। यह एक दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट था। तारांकन जोया का विश्लेषण। निखिल और जोया जुओवेंट भी तुरंत वापस आ गए। जोया ने अपनी बेहतर सुनने की क्षमता का उपयोग करते हुए बताया कि वहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा हैं और वे एक दानव जानवर पर हमला कर रहे हैं। जानवर की हलचल को देखते हुए वह लगभग 6ठे स्तर का हो सकता है, जो अमर आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के बराबर है। तारांकन कमजोर सील। जोया ने आगे कहा कि जानवर की दहाड़ बहुत कमजोर थी और लगता है कि वह हाल ही में जगा है। समूह ने निष्कर्ष निकाला कि जानवर कई वर्षों से सील था और यद्यपि वह जीवित था, वह अपनी पूरी क्षमता पर प्रदर्शन नहीं कर सकता था, इसीलिए सैकड़ों खेती करने वाले उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे। तारांकन निर्णय। थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद लता ने जाने का सुझाव दिया, ये तर्क देते हुए कि जहां सैकड़ों लोग हैं, वहां उन्हें भी अवसर मिल सकता है और वे अकेले से अधिक सुरक्षित रहेंगे। निखिल और जोया तुरंत सहमत हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी और दुहिता ने भी सिर हिलाया और सब तेजी से आवाज की दिशा में चल पड़े। पाउटिंग। दो समूहों का टकराव और समूह का टूटना। 1 घंटे से अधिक समय के बाद पांचों ने जंगल में अन्य शिष्यों को देखा। वहां लगभग 50 लोगों के 2 समूह एक दूसरे का सामना कर रहे थे। तारांकन पहचान। दूर से एक परिचित आवाज आई, विमल चंद पाठक। जी होंगचिन, तुम्हारे तूफान सदन में इतनी ही क्षमता है। तुम मुझसे चोरी करना चाहते हो। तुम बहुत अनुभवहीन हो। तारांकन व्यक्तिगत दुश्मनी। आवाज सुनते ही निखिल खुशी से चिल्लाया, वरिष्ठ भाई विमल। ये सुनकर लता मुस्कुराई, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर हो गया। एक समूह ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन का था और उनका नेतृत्व विमल चंद पाठक कर रहा था, वही व्यक्ति जिसे जीवप्ती त्रिपाठी देखना नहीं चाहते थे।
तारांकन संप्रदाय का विभाजन। दुहिता तूफान सदन स्टॉर्म हाउस की शिष्य थी और दूसरे समूह का नेतृत्व फांग जी की स्टॉर्म हाउस के सबसे मजबूत शिष्यों में से एक कर रहा था। समूह के भीतर संप्रदाय की वफादारी तुरंत हावी हो गई और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तारांकन तकरार। फांग जीकी ने विमलचंद पाठक पर घमंड दिखाते हुए कहा कि वह उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि विमल अभी अभी जीवन शक्ति चरण युआनची स्टेज में प्रवेश किया है और वह हार जाएगा। उसने कहा कि सुमित्रा सू यान को छोड़कर ऊंचे आसमान के मंडप में कोई भी उसकी नज़र में नहीं आता। दिल टूटना। जीवप्ती त्रिपाठी का बहिष्कार। जैसे ही विमलचंद पाठक इस बहस में फंसा था, निखिल जंगल से बाहर आया और वरिष्ठ भाई विमल चिल्लाते हुए ऊंचे आसमान के मंडप के समूह की ओर दौड़ा। तारांकन शेष चार का टूटना। दुहिता और जोया जुओवेन तूफान सदन के समूह की ओर जाने लगे। तारांकन दुहिता ने जीवप्ती त्रिपाठी को धन्यवाद कहा और जाने से पहले जोया से पूछा कि वह किसके साथ जाएगा। तारांकन जोया ने दुहिता के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि वह लता के पीछे चलने के बजाय दुहिता के दयालु स्वभाव पर अधिक भरोसा करता था। तारांकन जीवप्ती का मना करना। लता ने जीवप्ती त्रिपाठी को अपने साथ चलने को कहा लेकिन जीवप्ती ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने सुमित्रा, नीलेश सैसफ्रास और रवीना सिंह शियनिंग चैंग को नहीं देखा और विमलचंद पाठक के नेतृत्व वाले समूह में जाना केवल अपमान ही लेकर आएगा। तारांकन लता की चिंता। लता ने उन्हें अकेले न जाने की सलाह दी, ये जानते हुए कि वह अकेले खतरों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी अपने फैसले पर दृढ़ रहे। तारांकन विमल का पाखंड। इस बीच निखिल ने विमलचंद पाठक के पास जाकर जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा करते हुए उसे फुसफुसाकर कुछ कहा। विमल ने तब जीवप्ती त्रिपाठी की ओर तिरस्कार और घमंड से देखा। तारांकन खुला निमंत्रण और अपमान। फांग जीकी से लड़ाई को टालते हुए विमलचंद पाठक ने जानबूझकर जीवप्ती त्रिपाठी को ऊंची आवाज में बुलाया, कनिष्ठ भाई जीवप्ती, यदि तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो। आखिरकार हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हारी शक्ति कम है। एक वरिष्ठ भाई के रूप में मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तारांकन निखिल ने तुरंत विमल का समर्थन करते हुए कहा कि जीवप्ती जैसा व्यक्ति उनकी रक्षा के योग्य नहीं है। तारांकन विमलचंद पाठक ने तब पाखंड दिखाते हुए लंबी सांस ली और कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ? कनिष्ठ भाई अभी छोटा और अज्ञानी है, एक वरिष्ठ भाई के रूप में मुझे सहिष्णु होना चाहिए। विमलचंद पाठक ने अपने शब्दों से जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति अपनी घृणा और प्रतिशोध को छुपाते हुए धार्मिक और नेक होने का नाटक किया, जिससे अन्य ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य और भी अधिक जीवप्ती के खिलाफ हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी ने समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह अकेले रहने का जोखिम उठाते हैं या वह विमलचंद पाठक के भड़काऊ निमंत्रण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जीवन और मृत्यु का संग्राम। गद्यांश में जीवप्ती त्रिपाठी, यांगकई और नीलेश नियोंग के बीच एक तीव्र संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो अचानक आए खतरे और उससे बचने के लिए नायक के साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वन संक्षेप में मुख्य घटनाक्रम। यह अंश तब शुरू होता है जब जीवप्ती त्रिपाठी और नीलेश अपनी हथेली और मुट्ठी से टकराते हैं। नीलेश शीतल पवन हथेली कूल ब्रीज पाम नामक अपनी मार्शल तकनीक से जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में एक कोमल बल भेजता है, जिससे उनकी जीवन शक्ति युआनची का संचार धीमा हो जाता है। नीलेश अहंकार में भरकर जीवप्ती त्रिपाठी को चेतावनी देता है कि वह उनका एक हाथापन कर देगा। ये सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में मारने की इच्छा मर्डरस इंटेंट कौंध जाती है। तारांकन शक्ति का प्रदर्शन। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी जीवन शक्ति को तेजी से बढ़ाते हैं और नीलेश के शीतल पवन हथेली के आक्रमण का प्रतिरोध करते हैं, जिससे नीलेश की योजना विफल हो जाती है। तारांकन तीव्र वार। नीलेश अपनी असफलता से शर्मिंदा होकर एक और शीतल पवन हथेली से हमला करता है। इस बार उस कोमल पवन के नीचे एक अंतर्धारा अंडरकरंट छिपी होती है, जो हमले में एक अनुगामी परिवर्तन फॉलोअप चेंज को दर्शाती है। तारांकन गुप्त तकनीक का अनावरण। जीवप्ती त्रिपाठी अब अपनी शक्ति नहीं छिपाते। उनके शरीर में 36 वाहिनियां मेरिडियंस सक्रिय हो जाती हैं। वह अपनी गुप्त तकनीक झुलसता सूर्य विस्फोट स्कॉचिंग सन एक्सप्लोजन का प्रयोग करते हैं। तारांकन टक्कर और परिणाम। एक जोरदार धमाके के साथ एक आग का गोला फटता है, जिसने पूरे क्षेत्र को दिन की तरह चमका दिया। नीलेश ये देखकर चौंक जाता है कि जीवप्ती त्रिपाठी की साधारण दिखने वाली मुट्ठी में भी उनकी तकनीक जैसा ही शक्तिशाली परिवर्तन छिपा है। दोनों की तकनीकें समान रूप से शक्तिशाली सिद्ध होती हैं। दोनों को एक दूसरे के वार से पीछे हटना पड़ता है। नीलेश को एक पेड़ से टकराना पड़ता है और वह खून उगल देता है। तारांकन पलायन। यद्यपि जीवप्ती त्रिपाठी भी घायल थे क्योंकि उनकी शक्ति नीलेश से 6-7 स्तर कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने हवा और बिजली की गति से 4 मुक्के फेंके, जिससे आसपास के 4 लोगों पर हमला हुआ। चारों लोग नीलेश से अधिक मजबूत थे, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने उन्हें रोक लिया। इसी बीच जीवप्ती त्रिपाठी वहां से भाग निकले।
तारांकन प्रतिज्ञा। भागते हुए जीवप्ती त्रिपाठी दूर से आवाज लगाते हैं, नीलेश, अगली बार मिलते हैं मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तारांकन पीछा। नीलेश घायल होने के बावजूद अपने साथियों को जीवप्ती त्रिपाठी का पीछा करने का आदेश देता है। वह उन्हें लालच देता है कि जीवप्ती त्रिपाठी ने जो मार्शल तकनीक प्राप्त की है वह उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथी अनिच्छा से केवल उस तकनीक के लालच में पीछा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। नीलेश के चेहरे पर अब मार डालने का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। तारांकन सुरक्षित स्थान की खोज। कुछ देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी एक झील के पास पहुंचकर खून थूकते हैं जो उनके आंतरिक चोटों को दर्शाता है। वह समझ जाते हैं कि उन लोगों का पीछा जारी है, इसलिए वह अपने थूके हुए खून को छुपाकर झील में कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें वापस जाने का रास्ता ही सबसे सुरक्षित लगता है। तारांकन गुफा में प्रवेश। झील की गहराई में उन्हें एक काला छेद मिलता है जहां से सीटी जैसी आवाज विसलिंग साउंड आती है। वह अनुमान लगाते हैं कि यह एक सुरक्षित सूखा रास्ता हो सकता है। वह साहपूर्वक उस 1000 फुट लंबे काले छेद में गोता लगाते हैं और अंततः एक गुफा में सतह पर आते हैं। तारांकन उपचार। गुफा को सुरक्षित मानकर जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत आलथी पालथी क्रॉस लेग्ड मारकर बैठ जाते हैं और अपनी सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को संचालित करते हैं ताकि शरीर में घुसी हुई 5 अलग अलग प्रकार की छिपी हुई ऊर्जाओं हिडन एनर्जीज को बाहर निकाल सकें। 2 घंटे से अधिक समय के बाद वह काला खून थूकते हैं जिससे उनके शरीर से छिपा हुआ खतरा पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। 136 की हिंदी व्याख्या। गद्यांश। आधा दिन ध्यान करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई गुफा के अंदर की स्थिति का पता लगाने के लिए उठा। अभी वह जल्दी में था, इसलिए उसने केवल सरसरी तौर पर देखा था। अब स्वाभाविक रूप से उसे सावधानीपूर्वक खोज करनी थी। उसकी वर्तमान स्थिति गुफा के ठीक मध्य में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ओर से रास्ता खुला था। हवा की आवाज़ सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि बाईं ओर बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि हवा उसी दिशा से अंदर आ रही थी, जबकि दाईं ओर गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर जाता था। सोच विचार के बाद जीवप्ती त्रिपाठी दाईं ओर चल पड़ा। आखिरकार वह अब खतरे में था, इसलिए उसे गुफा से बाहर निकलने की जल्दी नहीं थी। थोड़ी देर चलने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक एक औषधीय खुशबू आई। मंद प्रकाश में उसने पाया कि गुफा के दोनों किनारों पर कई अजीबोगरीब फूल और जड़ी बूटियां थीं। एक नज़र में ही वह जान गया कि ये चीज़ें असाधारण गुणवत्ता की थीं, लेकिन यह नहीं जानता था कि वे जहरीली हैं या नहीं। निश्चित रूप से ये स्वर्ग की गुफा की विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस थी। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी को यह नहीं पता था कि ये चीज़ें क्या थीं और उनका कितना मूल्य था। जीवप्ती त्रिपाठी को विश्वास था कि उनमें से कोई भी एक चीज़ बहुत कीमती होगी। फिलहाल उसने उन्हें छुआ नहीं। पहला, जीवप्ती त्रिपाठी यह नहीं जानता था कि उन्हें कैसे लेना है, और दूसरा, अगर वह जानता भी तो जीवप्ती त्रिपाठी के पास उन्हें रखने की जगह नहीं थी। वैसे भी वह यहाँ अकेला था, इसलिए उन्हें यहीं छोड़ने में कोई बुराई नहीं थी। जैसे जैसे वह चलता और देखता गया, जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि यहाँ बहुत सारे खजाने थे। वे सभी ऐसे फूल और जड़ी बूटियां थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, और वह नहीं जानता था कि वे कितने वर्षों से बढ़ रही हैं। पूरे 1 घंटे तक चलने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक अपने सामने एक मंद रोशनी चमकती हुई दिखाई दी और एक सपनीली आवाज़ उसे पुकार रही थी। मन ही मन सतर्क होते हुए जीवप्ती त्रिपाठी उस जगह की ओर चला जहां से रोशनी आ रही थी। कुछ ही देर बाद वह रोशनी के सामने पहुंच गया। वह एक मुट्ठी के आकार का मोती था जो एक मुलायम रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो कई फुट जैंग के क्षेत्र को रोशन कर रहा था। चारों ओर देखकर जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चौंधिया गईं। उसने पाया कि वह गुफा के तल पर था और उससे थोड़ी ही दूरी पर एक कंकाल पालथी मारकर बैठा था। ये कंकाल एक शानदार बैंगनी लबादा पहने हुए था। उसकी खाली आंखें उसी दिशा में घूर रही थीं जहां से वह आया था, जिससे लोगों को अजीबोगरीब एहसास हो रहा था। ये व्यक्ति कई वर्षों से मर चुका था, लेकिन इसका कोई कारण नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी को हमेशा लगा कि वह जीवित रहते हुए एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि हड्डियों से एक बुराई और हत्यारी आभा निकल रही थी जिसने जीवप्ती त्रिपाठी को बेचैन कर दिया। क्या ये वही था जिसने स्वर्ग की गुफा की विरासत को संघनित किया था? जीवप्ती त्रिपाठी खुद को स्वर्ग की गुफा की विरासत के मूल को याद करने से नहीं रोक सका। अगर ऐसा था तो इस जगह पर निश्चित रूप से इस व्यक्ति की विरासत होगी। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी माथे पर शिकन डालकर गहराई से सोच रहा था, तभी पीछे से हिंसक शोर की एक श्रृंखला आई। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा बदल गया। सिर घुमाकर उसने पाया कि उसका रास्ता कट गया था। उसे नहीं पता कब, लेकिन एक विशाल चट्टान गुफा में गिर गई थी जिसने बाहर की जगह को अवरुद्ध कर दिया था। जब उसने अपना सिर वापस घुमाया तो वह मोती जो रोशनी उत्सर्जित कर रहा था अचानक चमका। इस बंद जगह में, जो लगभग 100 फुट के दायरे में थी, भूतों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं। एक ठंडी हवा चली, मानो वह असुर नरक में गिर गया हो, जिससे उसका पूरा शरीर ठिठुर गया। उसके शरीर में सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग युआनची पागलों की तरह चलने लगी।
जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर था और उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें सिकुड़ी और सतर्कता से चारों ओर देखा। भूतों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें एक अनिश्चित अवधि तक जारी रहीं, लगातार जीवप्ती त्रिपाठी के मन को परेशान कर रही थीं। अगर कोई और होता जिसका मन कमज़ोर होता तो वे निश्चित रूप से घबरा जाते। हालांकि धैर्य और अटूट भावना जीवप्ती त्रिपाठी की सबसे बड़ी ताकत थी। महज एक आवाज़ उसे कैसे हिला सकती थी। जैसे जैसे समय बीता, जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि भूतों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें हल्की हल्की अधीर हो रही थीं। हालांकि यह बहुत सूक्ष्म था, लेकिन ये पहले से स्पष्ट रूप से अलग था। जीवप्ती त्रिपाठी की शांति ने उस आवाज़ को बहुत क्रोधित कर दिया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये जानकर जीवप्ती त्रिपाठी और भी शांत हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने बस पालथी मारकर बैठना और ध्यान की मुद्रा में जाना तय किया। गद्यांश का सार और आगे क्या। ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई के एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश करने के बाद की घटनाओं का वर्णन करता है, जिसे संभवतः स्वर्ग की गुफा की विरासत, हेवेंस केव इनहेरिटेंस कहा जाता है। तारांकन खोज और खोज। गुफा के अंदर वह मूल्यवान जड़ी बूटियां और खजाने पाता है, लेकिन पहले उन्हें इकट्ठा करने के बजाय वह गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ता है। तारांकन रहस्यमय कंकाल। अंत में वह एक बैंगनी लबादे में बैठे एक प्राचीन कंकाल और एक चमकदार मोती के पास पहुंचता है। कंकाल से निकलने वाली बुराई और हत्यारी आभा जीवप्ती त्रिपाठी को बेचैन कर देती है। तारांकन बंधन और आक्रमण। अचानक गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से बंद हो जाता है। मोती की रोशनी झिलमिलाने लगती है और भूतों के रोने की भयानक आवाज़ें आती हैं जो जीवप्ती त्रिपाठी के मन को हिलाने की कोशिश करती हैं। तारांकन मानसिक संघर्ष। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी मजबूत इच्छाशक्ति का उपयोग करके शांत रहता है, जिससे आवाज़ें अधीर हो जाती हैं और अंत में शांत हो जाती हैं। तारांकन आत्मा का हमला। जीवप्ती त्रिपाठी उस अदृश्य इकाई को बाहर आने के लिए चुनौती देता है, जिस पर वह एक आत्मिक हमले सोल अटैक से प्रतिक्रिया करता है। इससे जीवप्ती त्रिपाठी को पता चलता है कि यह हमला अमर आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री से ऊपर के किसी मास्टर का है। तारांकन पहचान का खुलासा। आवाज़ खुद को गुफा के मालिक के रूप में प्रस्तुत करती है और जीवप्ती त्रिपाठी को विरासत देने का लालच देती है, उसकी प्रतिशोध की इच्छा को हवा देती है। तारांकन चालाकी का पता लगाना। जीवप्ती त्रिपाठी लगभग बहकावे में आ जाता है, लेकिन अपनी जीभ काटकर खुद को दर्द से जगाता है। वह तुरंत आवाज़ की पहचान एक ऐसे पराक्रमी मास्टर के रूप में करता है जिसकी आत्मा, दैवीय चेतना, डिवाइन सेंस, अपने शरीर पर कब्जा करने के लिए उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि उसका भौतिक शरीर नष्ट हो चुका है। निष्कर्ष। जीवप्ती त्रिपाठी बहादुरी और चालाकी से उस आत्मा पर पलटवार करता है, उसकी कमजोरी को उजागर करता है। वह अब केवल चालबाजी ही कर सकता है, जबरदस्ती नहीं। गद्यांश का अंत तब होता है जब आत्मा आवाज़ खुलासा करती है कि उसने अपनी दैवीय चेतना के 3 सूत्र पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी के मन में प्रवेश करा दिए हैं, जिससे खतरा चरम पर पहुंच जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस संघर्ष को जारी रखूं और बताऊं कि जीवप्ती त्रिपाठी अपनी शक्ति केंद्र डैंशन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही आत्मा का सामना कैसे करता है? मार्शल शिखर, मार्शल पीक। गद्यांश 137 की हिंदी व्याख्या। गद्यांश। ये सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई का चेहरा बदल गया और लगभग बिना सोचे समझे उसने सामने रखे कंकाल पर सीधा मुक्का मार दिया और चिल्लाया, कोरी कल्पना। जो सूखी हड्डियां अनगिनत साल पहले यहाँ मर चुकी थीं, वे एक ही मुक्के में बिना किसी संदेह के चूर चूर हो गईं। आराम मिलने के बजाय जीवप्ती त्रिपाठी का भाव और भी गंभीर हो गया। काफी निर्णायक, लेकिन तुमने गलत लक्ष्य चुना। आवाज गर्व से भरी थी और मोती अचानक एक मंद प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि एक भ्रमित और भयंकर चेहरा काले धुएं में लिपटा हुआ मोती से बाहर निकला, एक भूत की तरह अपने दांत दिखाता हुआ उसकी ओर झपटा। आत्मा सोल कंकाल में नहीं, बल्कि चमकदार मोती में छिपी थी। जीवप्ती त्रिपाठी फिर से हमला करने ही वाला था, लेकिन उस उड़ते हुए चेहरे ने अपना मुंह खोला और फुफकारा। फुफकारने की आवाज़ जीवप्ती त्रिपाठी के कानों में घुस गई और अचानक उसके दिमाग में दर्द हुआ, मानो उसे हजारों सुइयों से छेदा जा रहा हो। एक दर्दनाक कराहट के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की हरकतें थम गईं। वह जानता था कि आवाज़ झूठ नहीं बोल रही थी, उसके मन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, अन्यथा ऐसी अप्रत्याशित घटना नहीं होती। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह चेहरा हंसा और जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में घुस गया। उसके शरीर में झटका लगा और जीवप्ती त्रिपाठी का पूरा शरीर कड़ा हो गया, वह अपनी पलकें भी नहीं हिला सका। ऐसा लगा जैसे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। आवाज़ उसके शरीर के अंदर से आई, हा हा हा, अज्ञानी कनिष्ठ, तुम वास्तव में इस वृद्धस्वामी का विरोध करना चाहते हो। देखो कैसे यह वृद्धस्वामी तुम्हारी चेतना को मिटाता है और तुम्हारे शरीर पर कब्जा करता है। जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य प्रकाश चमक रहा था। हम कनिष्ठ, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है और तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। कोई बात नहीं, तुम फिर भी इसका उपयोग कर सकते हो।
बाद में एक बेहतर शरीर ढूंढना बहुत देर नहीं होगी। चिंता मत करो, इस वृद्ध स्वामी के तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हर गहरे द्वेष को मिटाने में मदद करूंगा। आओ, आज्ञाकारी बनो और विरोध करना छोड़ दो, तुम्हें कम कष्ट होगा और इस वृद्ध स्वामी का कुछ समय बचेगा। अपने सपनों में जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने विचार संप्रेषित किए। हे, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तब भी तुम विरोध करना चाहते हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि इस वृद्ध ने तुम्हें पसंद किया है। कनिष्ठ, अकृतज्ञ मत बनो। जैसा कि अपेक्षित था, उस मानव चेहरे ने जीवप्ती त्रिपाठी के विचार सुने। वह अजीब तरह से हंसा और बोला, ठीक है, चूंकि तुम सहयोग नहीं करना चाहते तो इस वृद्ध को कुछ करना ही होगा। तुम्हें अपनी चेतना मिटाए जाने के दर्द को सहना होगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति सह सके। उसने जीवप्ती त्रिपाठी को दयालुता से याद दिलाया। फिर कुछ अज्ञात विधि का उपयोग करके जीवप्ती त्रिपाठी के सिर में एक जोरदार धमाका हुआ। वहां से पहले से हजारों गुना अधिक दर्द महसूस हुआ। इस तरह का दर्द चाकू के घाव के दर्द जैसा नहीं था, ये दैवीय आत्मा डिवाइन सोल से आ रहा था। अनजाने में जीवप्ती त्रिपाठी के गले से एक अत्यंत दर्दनाक चीख निकली। उसके कपड़े तुरंत पसीने से भीग गए और उसका शरीर पेंडुलम की तरह कांप रहा था। ये तुम खुद लाए हो, मुझे दोष मत देना। मानव चेहरे ने ठंडी सांस ली, क्योंकि एक और भी तीव्र दर्द उसके शरीर में फैल गया। जीवप्ती त्रिपाठी को लगा जैसे उसका पूरा शरीर गिरने वाला है। उसके मन की चेतना भी अनियमित थी, जैसे हवा और बारिश में जलती मोमबत्ती जो किसी भी समय बुझ सकती थी। केवल उसकी खून से सनी आंखें ही हठ और दृढ़ता बनाए रखी थीं। मानव चेहरा हैरान था। तुम अभी भी कैसे विरोध कर सकते हो? ये सचमुच अजीब है। बोलते समय जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी हड्डियों से एक तीव्र गर्मी आ रही है। जैसे ही यह गर्मी फैली, उसकी अनियमित दैवीय आत्मा स्थिर हो गई और यहाँ तक कि भयंकर दर्द भी बहुत कम हो गया। उसी समय एक विशाल चूषण बल उसके दिमाग में संचारित हुआ। यह क्या है? मानव चेहरे की आवाज़ अचानक तेज और घबराई हुई हो गई, मानो उसने दुनिया की सबसे भयानक चीज का सामना किया हो। वह घबराया, यह क्या है? नहीं, नहीं, उसकी चीखों के साथ उसका मन अचानक साफ हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ उसके गोल्डन बॉडी में चूस लिया गया है। उसका शरीर हल्का हो गया और जीवप्ती त्रिपाठी हाँफने लगा। अभी जो कुछ हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। जब मानव चेहरा उसके शरीर में घुसा तब से लेकर अब तक केवल 10 सांस का समय ही बीता था। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी को लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत चुका हो। और मानव चेहरे के क्षरण का सफलतापूर्वक विरोध करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी इच्छाशक्ति थोड़ी मजबूत हो गई थी। मानव चेहरे की तीखी चीखें लगातार आ रही थीं, लेकिन इस क्षण वह बिल्ली से मिलने वाले चूहे की तरह था। उसकी आवाज़ तीखी और कांप रही थी और वह लगातार दया की भीख मांग रहा था। थोड़ा महसूस करने पर जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि मानव चेहरा अब उसके गोल्डन बॉडी के एक कोने में था। उसके चेहरे का भाव भय और घबराहट का था और वह कांप रहा था। युवा, इस वृद्ध से गलती हो गई। मुझे बाहर निकालो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मानव चेहरे की डरी हुई आवाज आई। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बुरी नीयत वाली आंखों का एक जोड़ा उसे घूर रहा है, मानो एक स्वादिष्ट भोजन को देख रहा हो। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव अजीब हो गया। पिछली बार 9 यिन घाटी में गोल्डन बॉडी ने सीधे 9 यिन सार संघनित ओस 9 यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू का आधा हिस्सा अवशोषित कर लिया था और अब वह शक्ति केंद्र युआनची स्टेट को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा में शरीर में संग्रहित था। आज गोल्डन बॉडी ने अप्रत्याशित रूप से फिर से मानव चेहरे को अवशोषित कर लिया। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी यह भी जानता था कि गोल्डन बॉडी यांग गुण को छोड़कर किसी भी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह किसी व्यक्ति की दैवीय आत्मा को भी अवशोषित कर सकती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति की दैवीय आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा थी और यह निश्चित रूप से एक बहुत पौष्टिक ऊर्जा थी। गोल्डन बॉडी के लिए मानव चेहरा वास्तव में सिर्फ एक पकवान था। बस ये पकवान अभी तैयार नहीं था और अवशोषित होने से पहले इसे सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग युआनची द्वारा परिष्कृत किया जाना था। एक विचार के साथ जीवप्ती त्रिपाठी ने मानव चेहरे की विनती को अनदेखा कर दिया और चुपचाप सच्ची यांग तकनीक का संचालन किया। सच्ची यांग तकनीक के मार्गदर्शन में मानव चेहरा आखिरकार गोल्डन बॉडी से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने पाया कि वह शुद्ध यांग ऊर्जा के एक स्थान पर गिर गया है। चीखें तुरंत सुनाई दी, तुम क्या कर रहे हो? रुको, नहीं। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी ने चाल चली, उसे समझ आ गया कि जीवप्ती त्रिपाठी क्या योजना बना रहा है। युवा, ऐसा मत करो, मैं परिष्कृत हो जाऊंगा। जीवप्ती त्रिपाठी अविचलित रहा और सच्ची यांग तकनीक को बार बार संचालित किया। जैसे जैसे समय बीता, आवाज़ कमजोर होती गई, जब तक कि वह आखिरकार अनडिटेक्टेबल नहीं हो गई। लेकिन शुरू से अंत तक वह दया की भीख मांग रहा था और थोड़ा सा भी अपमान करने की हिम्मत नहीं की।
जब समय हो गया तो जीवप्ती त्रिपाठी ने सच्ची यांग तकनीक का संचालन बंद कर दिया और उसे वापस गोल्डन बॉडी में भेज दिया। धन्यवाद युवा, मुझे न मारने के लिए। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आवाज़ थोड़ी ठीक हुई और जीवन शक्ति युआन चीक ने कांपती आवाज़ में उसे धन्यवाद दिया। अब वह एक कमज़ोर लड़की की तरह था जिसका बलात्कार सैकड़ों मजबूत पुरुषों ने किया हो, कमज़ोर और भ्रमित। तुम्हें न मारने के लिए मुझे क्या लाभ मिलेगा? जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्के से पूछा। मानव चेहरे का जीवन या मृत्यु केवल उसके मन में था। इसे महसूस करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि उसे ध्यान से सोचना होगा। वास्तव में जीवप्ती त्रिपाठी उसे जीवित नहीं रखना चाहता था। हालांकि वे एक दूसरे को ज्यादा देर तक नहीं जानते थे, जीवप्ती त्रिपाठी देख सकता था कि यह व्यक्ति न तो बुरा था और न ही शैतानी। उसकी शक्ति अभी भी कम थी और उसे आसपास रखने से फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी उसे परिष्कृत करने के अलावा मारने का तरीका नहीं जानता था। लेकिन एक बार जब उसने उसे परिष्कृत कर दिया तो गोल्डन बॉडी उसे अवशोषित कर लेगी। यह एक व्यक्ति की दैवीय आत्मा को खाने के बराबर था। ये सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ी घिन आए। लाभ 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 लाभ। मानव चेहरा जीवप्ती त्रिपाठी के शब्दों का अर्थ समझ गया और जल्दी से जवाब दिया। मुझे बताओ, जीवप्ती त्रिपाठी ने शांत भाव से कहा। मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लाभ चाहिए युवा? मानव चेहरे ने पूछा। हम। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी सांस ली। मानव चेहरा कांपने लगा और जल्दी से बोला, युवा गलत मत समझो, मैं बहुत सालों से मर चुका हूँ और फिर मुझे यहाँ सील कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही मैं जागा था, इसलिए मुझे अतीत के बारे में ज़्यादा याद नहीं है। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कुछ लाभ दूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी चुप रहा, ये जानते हुए कि वह जो कह रहा था वह सच होना चाहिए। थोड़ी देर बाद आवाज़ ने आश्चर्य से कहा, हाँ हाँ युवा, तुम्हारी वर्तमान शक्ति। खांसी ऊंची नहीं है, तुम्हें कुछ आत्मरक्षा मार्शल स्किल्स का अभ्यास करना चाहिए। मैंने कुछ शक्तिशाली मार्शल कौशल के बारे में सोचा है। ओह, जीवप्ती त्रिपाठी रुचि लेने लगा, अपना शरीर सीधा करते हुए बोला, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर मानव चेहरा काफी हद तक शांत हो गया और जल्दी से बोला, युवा निश्चित रूप से संतुष्ट होगा। मेरे मार्शल कौशल कम से कम रहस्यमय श्रेणी मिस्टीरियस ग्रेड के हैं। जीवप्ती त्रिपाठी की सांसें तेज हो गईं। मार्शल कौशल को रैंकों में विभाजित किया गया था, नीचे से ऊपर तक सामान्य श्रेणी, ऑर्डिनरी ग्रेड, पृथ्वी श्रेणी, अर्थ ग्रेड, स्वर्ग श्रेणी, हेवन ग्रेड, रहस्यमय श्रेणी, मिस्टीरियस ग्रेड, आत्मा श्रेणी, स्पिरिट ग्रेड और संत श्रेणी, सेंट ग्रेड थे। प्रत्येक रैंक को 3 ग्रेडों में विभाजित किया गया था, उच्च, मध्यम और निम्न। पूरे महान कुरु राजवंश ग्रेट हां डायनेस्टी में रहस्यमय श्रेणी के केवल कुछ ही सेट थे। कुछ दिन पहले जीवप्ती त्रिपाठी लानचुड़ी और अन्य जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे थे और उनमें से प्रत्येक को केवल एक सेट पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कौशल ही मिले थे। फिर भी वे पांचों संतुष्ट थे। रहस्यमय श्रेणी के मार्शल कौशल पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कौशल से 2 स्तर ऊपर थे। जीवप्ती त्रिपाठी की इच्छा को महसूस करते हुए मानव चेहरा काफी हद तक शांत हो गया। वह जानता था कि केवल जीवप्ती त्रिपाठी को संतुष्ट करके ही वह जीवित रह पाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने धीरे धीरे कहा, एक मार्शल कौशल है जिसे हृदय भक्षण की मुहर हार्ट डिवाउरिंग सील कहा जाता है। जीवप्ती त्रिपाठी झल्लाया, ये नाम अजीब लगा। इसका अभ्यास करना अपेक्षाकृत सरल है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे का दिल लो, दिन में 3 दिल खाओ और दिल में खून को परिष्कृत करो। 100 दिनों में तुम मामूली सिद्धि चरण माइनर कंप्लीशन स्टेज तक पहुंच सकते हो। एक बार जब हृदय भक्षण की मुहर का उपयोग किया जाता है तो शिकार का दिल फट जाएगा और तुम एक ही वार में मारा जाओगे। मानव चेहरे ने इस मार्शल कौशल की अभ्यास विधि समझाई और उसकी आवाज में गर्व की भावना थी। जब जीवप्ती त्रिपाठी ने यह सुना तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। मानव चेहरे को इस मार्शल कौशल की शक्ति को पूरी तरह से समझाने का इंतजार किए बिना जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडे स्वर में उसे बाधित किया, दूसरा बदलो। ओह, एक और मार्शल कौशल है जिसे गिरते लाल फूल फॉलिंग रेड फ्लावर कहा जाता है। जीवप्ती त्रिपाठी ने थोड़ा सिर हिलाया, ये नाम अच्छा लगा और इसमें एक काव्य भावना थी। मानव चेहरा हंसा और कहा, इसका अभ्यास करना आसान होगा, लेकिन जब तुम कुंवारी के साथ प्रेम करोगे तो तुम्हें मानसिक अभ्यास विधि को प्रसारित करके गिरते लाल रक्त की बूंद को परिष्कृत करना होगा। महिला के सार के साथ यदि शर्तें सही हैं तो तुम इस मार्शल कौशल में बहुत जल्दी निपुण हो जाओगे। इसके अलावा अभ्यास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महिला की शक्ति जितनी अधिक होगी, अभ्यास की गति उतनी ही तेज होगी। लगभग 100 लोगों से प्रमुख सिद्धि चरण मेजर कंप्लीशन स्टेज तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं देखता हूं कि युवा राजसी और शक्तिशाली है और एक रात में 10 महिलाओं के साथ संभोग करना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। दूसरे शब्दों में 10 दिनों में युवा गिरते लाल फूल का अभ्यास करने में सक्षम हो जाएगा।
जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये इकट्ठा करके यान को पोषण देना नहीं है? हाँ 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 युवा, ये इकट्ठा करके यान को पोषण देना ही है। दूसरा बदलो। मानव चेहरा निराश हो गया और उसके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक और मार्शल कौशल है जिसे आनंद की मुट्ठी फिस्ट ऑफ जॉय कहा जाता है। दूसरा बदलो, फिर बदलो। मानव चेहरा घबराया हुआ लग रहा था। अगर उसका कोई भौतिक शरीर होता तो वह अपने माथे का पसीना पोंछ रहा होता। उसके द्वारा बताए गए मार्शल कौशल में से कोई भी जीवप्ती त्रिपाठी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। वे सभी अत्यंत दुष्ट थे और उन्हें अभ्यास करने के लिए अपारंपरिक तरीकों की आवश्यकता थी और उन्हें ऐसे बुरे काम भी करने की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से विवेक से रहित थे। गद्यांश का सार और आगे क्या? ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी और आत्मा के बीच का चरम संघर्ष दिखाता है। तारांकन कंकाल का विनाश। जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत आत्मा के भ्रम को पहचानता है और कंकाल को नष्ट कर देता है, लेकिन आत्मा मोती में छिपी थी। तारांकन शरीर पर कब्जा। आत्मा जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में घुसकर उसकी चेतना को मिटाने का प्रयास करती है, जिससे उसे असहनीय आत्मिक दर्द होता है। तारांकन गोल्डन बॉडी की प्रतिक्रिया। ठीक उसी समय जब जीवप्ती त्रिपाठी की चेतना बुझने वाली थी, उसकी हड्डियों से तीव्र गर्मी आती है। गोल्डन बॉडी अंकित नहीं किया गया नाम अचानक उस शक्तिशाली आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी बच जाता है। तारांकन स्थिति का पलटना। अब वह शक्तिशाली आत्मा गोल्डन बॉडी के अंदर एक डरे हुए कैदी की तरह है, जिसे शुद्ध यान ऊर्जा द्वारा परिष्कृत होने का खतरा है। तारांकन शक्ति प्रदर्शन। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी सच्ची यान तकनीक का उपयोग करके आत्मा को परिष्कृत करने की धमकी देता है, जिससे वह दया की भीख मांगती है। तारांकन सौदेबाजी। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी जान बख्शने के बदले में लाभ की मांग करता है। आत्मा उसे रहस्यमय श्रेणी के मार्शल कौशल देने का प्रस्ताव करती है। तारांकन दुष्टता का खुलासा। हालांकि आत्मा द्वारा प्रस्तावित सभी शक्तिशाली मार्शल कौशल, जैसे हृदय भक्षण की मुहर और गिरते लाल फूल, अत्यंत दुष्ट और अनैतिक अभ्यास विधियों पर आधारित होते हैं, जैसे नवजात शिशुओं का दिल खाना और कुंवारी लड़कियों का शोषण, जिसे जीवप्ती त्रिपाठी घृणा से अस्वीकार कर देता है। संघर्ष की शुरुआत के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने एक ऐसे महान मास्टर की आत्मा पर नियंत्रण पा लिया है जो अब उसका कैदी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आत्मा द्वारा बताए गए बाकी मार्शल कौशल के बारे में बताऊं, या सीधे अगले गद्यांश 138 की व्याख्या करूं? मार्शल शिखर, मार्शल पीक। गद्यांश 138 की हिंदी व्याख्या टक्कर। गद्यांश। उसने लगातार 7 या 8 बार अन्य दुष्ट मार्शल कौशल बदलकर बताए। मानव चेहरा आतंकित था। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने उपहास किया। युवा, मुझे बस इसी तरह के मार्शल कौशल पता हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है तो तुम्हें रखने का क्या फायदा? जीवप्ती त्रिपाठी की आवाज में ठंडक का अंश था। उसके द्वारा बताए गए मार्शल कौशल से जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही जान चुका था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक शैतान रहा होगा जिसने कई बुरे कर्म किए थे। युवा, शांत हो जाओ। मुझे ध्यान से सोचने दो। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जागा हूँ। मेरी याददाश्त थोड़ी अव्यवस्थित है। मैं अभी ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ समय दो, मुझे कुछ समय दो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से संतुष्ट करूंगा। तुम्हारे पास केवल एक मौका है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से पकड़ना होगा। हाँ, मैं युवा को निराश नहीं करूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। चूंकि यह जगह सीलबंद थी, वह शांति से अपने घाव भर सकता था। जहां तक मानव चेहरे की बात थी, हालांकि वह एक विशेषज्ञ और एक महान शैतान रहा होगा, वह अब कुछ नहीं कर सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास कोई अच्छी उपचार करने वाली दवा नहीं थी, लेकिन इस चोट को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और शेष छोटे पत्थर के आदमी स्मॉल स्टोन मैन को बाहर निकाला। फिर उसने जीवन शक्ति युआनची का उपयोग करके सुनहरे धागों के संचलन को महसूस किया और छोटे पत्थर के आदमी के रहस्यों की जांच की। केवल ज्वलंत सूर्य विस्फोट बर्निंग सन एक्सप्लोजन पर्याप्त नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी इस समय का उपयोग एक दूसरे मार्शल कौशल का अभ्यास करने के लिए करना चाहता था। अगर वह मजबूत नहीं होता तो बाहर जाने पर भी उसे परेशान किया जाता। इस छोटे पत्थर के आदमी में बहुत सारे सुनहरे धागे थे, कुल 70-80 धागे। ये बहुत संभावना थी कि यह एक स्वर्ग स्तर हेवन लेवल का मार्शल कौशल था, या यहाँ तक कि एक रहस्यमय स्तर प्रोफाउंड लेवल का मार्शल कौशल भी। इन सुनहरे धागों के संचालन को याद करने में जीवप्ती त्रिपाठी को पूरा एक दिन लगा। छोटे पत्थर के आदमी की तरह ही जब जीवप्ती त्रिपाठी ने जीवन शक्ति को वापस लिया तो यह पाउडर में बदल गया। इस एक दिन के दौरान मानव चेहरा भी कठिन सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है जिससे जीवप्ती त्रिपाठी प्रभावित हो जाए और उसे जीवित रहने दे। इस समय, हालांकि उसने कुछ सौदेबाजी के चिप्स सोचे, जीवप्ती त्रिपाठी की अनुमति के बिना उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। वह केवल डर में गोल्डन बॉडी में छिप सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी परवाह नहीं की।
उसका दिमाग उस मार्शल कौशल में डूबा हुआ था जिसे उसने छोटे पत्थर के आदमी से देखा था। आंखें बंद करके और पालथी मारकर बैठकर उसने सुनहरे धागों के मार्ग का अनुसरण किया और सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग युआनची को अपनी नसों मेरिडियंस के माध्यम से प्रवाहित होने दिया। एक चक्र से गुजरने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को एहसास हुआ कि यह तब जैसा नहीं था जब उसने झुलसा देने वाला सूर्य विस्फोट स्कॉचिंग सन एक्सप्लोजन प्राप्त किया था। उसने बिल्कुल भी हमला नहीं किया, इसके बजाय उसके हाथ के पिछले हिस्से में हल्का कंपन हुआ। क्या संचालन के मार्ग में कुछ गलत है? जीवप्ती त्रिपाठी संदिग्ध था। असंभव, उसने बिना किसी विचलन के पत्थर के आदमी में सुनहरे धागों के संचलन पैटर्न का स्पष्ट रूप से पालन किया था। उसने इसे फिर से संचालित किया और उसके हाथ के पिछले हिस्से में फिर से उछाल आया। यह क्या चल रहा था? क्या ये कोई मार्शल कौशल नहीं था? उसे हमला करने की इच्छा क्यों नहीं हुई? झुलसा देने वाला सूर्य विस्फोट का उपयोग करते समय ऐसा नहीं था। इस मार्शल कला में क्या खास था? ये दूसरों से इतना अलग क्यों था? थोड़ी देर सोचने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी इसका पता नहीं लगा सका। वह केवल अभ्यास के माध्यम से इसे धीरे धीरे महसूस कर सकता था। अपने मन को आराम देते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने बार बार अपनी जीवन शक्ति को संचालित किया। हर बार जब उसने अपनी जीवन शक्ति को संचालित किया तो उसके हाथ के पिछले हिस्से से वही प्रतिक्रिया आती थी। इसके अलावा धड़कने की सनसनी अधिक और अधिक स्पष्ट होती गई, जैसे कि कुछ उसके शरीर से बाहर निकलने वाला था। एक अज्ञात समय के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने कम से कम 800 चक्रों के लिए जीवन शक्ति को संचालित किया था। एक निश्चित चक्र के बाद उसने अचानक अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक भयंकर दर्द महसूस किया। धड़कने की सनसनी भी अपनी जंजीरों से मुक्त हो गई और उसके शरीर से बाहर निकल गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने हैरानी में अपनी आंखें खोलीं। उसने नीचे देखा और अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखा। उसने पाया कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक अतिरिक्त पैटर्न था। ये पैटर्न थोड़ा अजीब था। जीवप्ती त्रिपाठी ने इसे लंबे समय तक देखा और पाया कि यह रात में एक तारा क्षेत्र स्टार फील्ड जैसा दिखता था। इसने उसके हाथ के पिछले हिस्से का आधा हिस्सा घेर लिया और तारों से बिंदुदार था। जब उसने जीवन शक्ति को संचालित नहीं किया तो ये बहुत अजीब नहीं लगा। एक बार जब उसने जीवन शक्ति को संचालित किया तो ये तारा जीवित हो गया और तेज चमकने लगा। इसके अलावा जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस पैटर्न की त्वचा के नीचे एक जगह थी जिसे वह देख नहीं सकता था। जब जीवन शक्ति को संचालित किया गया तो इसे इस जगह में संग्रहित किया गया। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी पूरी जीवन शक्ति को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर बने तारे में डाल दिया। फिर उसने अनायास ही अपनी उंगली को जमीन पर इशारा किया। जीवप्ती त्रिपाठी ने इस बिंदु में कोई ताकत नहीं लगाई। अगर उसकी उंगली के नीचे एक चींटी होती तो वह निश्चित रूप से नहीं मरती। लेकिन जब उसके हाथ के पिछले हिस्से पर बने तारे में जीवन शक्ति फूट पड़ी तो उसकी पूरी उंगली की नोक घूम गई और लुढ़क गई, जिससे गुफा दिन की तरह चमक उठी। एक दरार के साथ जीवप्ती त्रिपाठी का पूरा हाथ जमीन में धंस गया। जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और गुफा के ऊपर की धूल खड़खड़ाहट के साथ नीचे गिर गई। जीवप्ती त्रिपाठी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि यह बिंदु उसकी पूरी जीवन शक्ति को एक ही बार में खपत करने के बराबर था, इस हमले की घातकता एक सामान्य विस्फोट से कहीं अधिक थी। ये लगभग दोगुनी घातकता थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि अगर वह बिना किसी फैंसी विस्फोट के अपनी पूरी जीवन शक्ति का उपयोग करता तो वह अभी जैसा परिणाम हासिल नहीं कर पाता। यह मार्शल कौशल इतना अजीब है। जीवप्ती त्रिपाठी का माथा तन गया। उसने आखिरकार कुछ पता लगा लिया था। युवा युवा, उसके शरीर में आवाज आई जिसमें चाटुकारिता और सावधानी का संकेत था। जीवप्ती त्रिपाठी ने माथा टेका और अपने दिमाग में विचार के बारे में सोचा। युवा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा अभ्यास किए जाने वाले मार्शल कौशल के बारे में थोड़ा जानता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके शरीर में चेहरा बहुत चिंतित था। वह जीवप्ती त्रिपाठी के सामने अपना मूल्य दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि जीवप्ती त्रिपाठी उसे परिष्कृत कर देगा। हालांकि उसने जीवप्ती त्रिपाठी को ज्यादा देर तक नहीं जाना था, चेहरा देख सकता था कि जीवप्ती त्रिपाठी जवान होने के बावजूद बहुत दृढ़ निश्चयी था। साधारण लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते थे और उसके चरित्र में एक छिपी हुई बुराई थी। इस बुराई ने चेहरे को डरा दिया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी होश में आया और बोला, तुम क्या जानते हो? बताओ। जैसे कि उसे एक महान उपकार मिला हो, चेहरा आंसुओं से भर गया। उसने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस मार्शल कौशल का अभ्यास करते हो युवा, लेकिन मेरी याद में मुझे लगता है कि मैंने इसके समान एक मार्शल कौशल देखा है। जब तुम इसका अभ्यास करते हो तो तुम अपने शरीर के एक निश्चित हिस्से में इस मार्शल कौशल से संबंधित एक जगह खोलते हो। इस मार्शल कौशल की शक्ति इस जगह में संग्रहित जीवन शक्ति की मात्रा से संबंधित है। जब तुम्हें कुछ नहीं करना हो युवा, तुम अपनी जीवन शक्ति को इस जगह में डाल सकते हो।
जब तुम्हें इस चाल का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो तुम इस मार्शल कौशल की शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम होगे। यदि तुम इस मार्शल कौशल का अच्छी तरह से उपयोग करते हो तो ये बहुत शक्तिशाली होगा। यदि तुम इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हो तो ये केवल एक मजाक होगा। हर चीज़ की जड़ इस जगह में तुम्हारी जीवन शक्ति की मात्रा है। यदि तुम इस जगह में अधिक जीवन शक्ति डालते हो तो नुकसान अधिक होगा। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त जीवन शक्ति नहीं है तो यह एक बच्चे के मुंह के जितना भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी युवा, यह मार्शल कौशल एक बार का सौदा है। तुम विस्फोट के एक पल के बदले में कड़ी मेहनत के संचय का उपयोग करते हो। यह एक जान बचाने वाला मार्शल कौशल भी है। मानव चेहरे ने जल्दी से वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था और फिर आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने जो कहा वह उसके अपने निष्कर्षों के समान था, लेकिन यह अधिक व्यापक था। कुछ हिस्से जो वह नहीं समझा था अचानक समझ में आ गए। विस्फोट के एक पल के बदले में कड़ी मेहनत के संचय का उपयोग, यह एक मार्शल कौशल था जो उसके लिए अनुकूलित था। जीवप्ती त्रिपाठी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। अन्य लोगों को कड़ी मेहनत के माध्यम से अपनी जीवन शक्ति को संचित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या मुझे इसकी आवश्यकता है? मैं इसका ध्यान से अध्ययन करने जा रहा हूँ। मुझे परेशान मत करना, जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे याद दिलाया। हाँ, वह युवा जो तुमने कहा वह बहुत मूल्यवान नहीं है। ध्यान से सोचो कि तुम कैसे जीवित रह सकते हो। चेहरा अचानक बहुत कड़वा हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी का काम करने का तरीका इतना परिपक्व और शांत था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक पुराने लोमड़ी का सामना कर रहा हो। उसने क्या पाप किया? वह क्यों उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था? जैसे ही वह आहें भर रहा था और विलाप कर रहा था, चेहरे ने महसूस किया कि जीवप्ती त्रिपाठी अपनी जीवन शक्ति को उस विशेष जगह में चला रहा था। वह इसे बहुत तेजी से और अनायास डाल रहा था। उसने परवाह नहीं की कि इससे खुद को कोई नुकसान होगा या नहीं। चेहरा उसे धीरे चलने की याद दिलाना चाहता था, क्योंकि अगर जीवन शक्ति का उपभोग बहुत तेजी से किया गया तो इससे शरीर पर भी बोझ पड़ेगा। लेकिन उसने अपनी आंखें घुमाई और अपने शब्दों को निगल लिया। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहता था। तुम बेहतर हो कि जल्दी करो। जब तुम्हारी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी तो मैं इस शापित जगह से भागने का रास्ता सोचूंगा। बच्चे, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति, अगर वह पूरी तरह से अभ्यास पर निर्भर करता तो उसे भरने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते। लेकिन उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर तारे के नीचे की जगह में अपनी पूरी जीवन शक्ति डालने में केवल 4 घंटे खर्च किए। जब जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर के अंदर मानव चेहरे ने यह देखा तो वह खुशी से लगभग उछल पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर अब बेहद कमजोर था और उसकी नसों में जीवन शक्ति की एक भी बूंद नहीं बची थी। ये भागने का उसका सबसे अच्छा मौका था। जैसे ही वह हिलने वाला था वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी की नसों, जो मूल रूप से खाली थीं, एक पल में फिर से भर गईं। धत, क्या हो रहा है? मानव चेहरा पागल होने की कगार पर था। यह अजीब स्थिति उसके ज्ञान से परे थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतने सालों से सील हूं कि मेरा दिमाग साफ नहीं है और मुझे भ्रम हो रहा है? ये सही नहीं है। मैंने अभी जो महसूस किया वह बहुत वास्तविक था। इस बच्चे की जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से चली गई थी। ये पलक झपकते ही कैसे ठीक हो गई? मैं जरूर चीजें देख रहा हूँ। चेहरे ने खुद को सांत्वना दी और फिर जीवप्ती त्रिपाठी की हरकतों को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। और 4 घंटे बाद जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में जीवन शक्ति फिर से पूरी तरह से गायब हो गई। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर तारा एक अस्पष्ट पैटर्न के अनुसार घूमने लगा। चेहरे ने अपनी आत्मा की कसम खाई। इस बार ये निश्चित रूप से गलत नहीं था। इस बच्चे की जीवन शक्ति वास्तव में चली गई थी। एक भी अंश नहीं बचा था। लगभग 4 घंटे तक निरीक्षण करने के बाद वह जीवप्ती त्रिपाठी में जीवन शक्ति के हर तार के ठिकाने को अपनी हथेली की तरह जानता था। ये गलत नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया और मौके पर ही सदमे में आ गया। उसकी जो नसों पहले खाली थीं, वे एक बार फिर ऊर्जा से भर गईं। ऐसा लगा जैसे जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में जीवन शक्ति अक्षय थी। चेहरा हैरान था। हालांकि उसे बहुत सी चीजें याद नहीं थीं, फिर भी उसके पास कम से कम कुछ सामान्य ज्ञान था। कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, खोई हुई जीवन शक्ति को इतनी तेजी से ठीक करना बिल्कुल असंभव था। अगर हर कोई ऐसा करता तो क्या दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी? वह किस तरह के अभ्यास विधि का अभ्यास करता था? इसमें इतना आकाश को चुनौती देने वाला प्रभाव कैसे हो सकता है? इस क्षण चेहरे ने जीवप्ती त्रिपाठी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय इसे एक प्रकार के डर और भय से बदल दिया गया। उसके पास एक अक्षय नस और जीवन शक्ति की एक अक्षय आपूर्ति थी। भविष्य में जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये कितना भयानक होगा।
वह बिना किसी डर के शक्तिशाली मारने वाली चालें जारी कर सकता था। उसे जीवन शक्ति के खत्म होने की चिंता नहीं करनी थी। उसकी युद्ध शक्ति शायद 10 लोगों या यहाँ तक कि 100 या 1000 लोगों के बराबर होगी। गद्यांश का सार और आगे क्या। ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी की असाधारण क्षमताओं और अद्वितीय मार्शल कौशल की खोज का वर्णन करता है। तारांकन दुष्ट मार्शल कौशल की अस्वीकृति। जीवप्ती त्रिपाठी आत्मा द्वारा सुझाए गए सभी अनैतिक और शैतानी मार्शल कौशल को खारिज कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह उन महान मास्टरों के बुरे मार्ग पर नहीं चलेगा। तारांकन नए मार्शल कौशल की खोज। वह दूसरे पत्थर के आदमी से सुनहरे धागों को समझकर एक नया मार्शल कौशल सीखता है। तारांकन विशेषता। ये कौशल झुलसा देने वाला सूर्य विस्फोट से अलग है। यह उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक तारे के पैटर्न के नीचे एक विशेष भंडारण जगह बनाता है, जिसे जीवन शक्ति से लगातार भरा जा सकता है। तारांकन शक्ति का प्रदर्शन। जीवप्ती त्रिपाठी जब इस संचित जीवन शक्ति को एक बिंदु हमले में मुक्त करता है तो यह असामान्य रूप से शक्तिशाली होता है, जिससे पता चलता है कि यह कड़ी मेहनत के संचय को क्षण भर के विस्फोट में बदल देता है। तारांकन अक्षय जीवन शक्ति का रहस्योद्घाटन। जीवप्ती त्रिपाठी जानबूझकर आत्मा के सामने अपनी पूरी जीवन शक्ति को बार बार तेजी से खर्च करता है। आत्मा, जो भागने का अवसर ढूंढ रही थी, ये देखकर हैरान रह जाती है कि जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति खर्च होने के पलक झपकते ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यह अंतिम बिंदु जीवप्ती त्रिपाठी की सबसे बड़ी अनूठी विशेषता को स्थापित करता है, जो उसे भविष्य में असीमित युद्ध क्षमता प्रदान करेगी। इस रहस्यमय विशेषता ने कैदी आत्मा को भयभीत कर दिया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवप्ती त्रिपाठी के अक्षय जीवन शक्ति के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्शल शिखर, मार्शल पीक। गद्यांश 139 की हिंदी व्याख्या आकाशगंगा। गद्यांश। ये कहना होगा कि उस मानव चेहरे ने जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई को अधिक आंका था। उसके पास अक्षय जीवन शक्ति युआनची होने का कारण उसका दैनिक संचय था। सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग टैक्टिक्स और यह अस्पष्ट मार्शल कौशल में कुछ समानताएं थीं कि उन दोनों को संचय की आवश्यकता थी। हालांकि सच्ची यांग गुप्त तकनीक के संचय के लिए किसी को अपनी जीवन शक्ति को अमृत रस यांग लिक्विड में बदलना और इसे शक्ति केंद्र डैंशन में संग्रहित करना आवश्यक था, जबकि इस मार्शल कौशल के संचय के लिए तारे के नीचे की जगह में जीवन शक्ति डालना और जरूरत पड़ने पर इसे मुक्त करना आवश्यक था। एक अंतर भी था। शक्ति केंद्र में संग्रहित अमृत रस की मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक स्थितियां सही थीं, जीवप्ती त्रिपाठी जितना चाहे उतना संग्रहित कर सकता था। हालांकि हाथ के पिछले हिस्से पर तारे के नीचे की जगह अलग थी। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने 10 बूंद अमृत रस से ऊर्जा को जीवन शक्ति में बदल दिया और इसे जगह में भर दिया। उसने महसूस किया कि वह जगह पहले ही पूरी हो चुकी थी। इन 2 दिनों में जीवप्ती त्रिपाठी ने खुद को ठीक करते हुए केवल सच्ची यांग गुप्त तकनीक का संचालन किया। उसने जानबूझकर तारे में ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया और उसके शरीर में जीवन शक्ति अपने आप जगह में प्रवेश कर गई। यह एक अच्छी बात थी। सामान्य अभ्यास के दौरान यह मार्शल कौशल संचित हो रहा था और उसे इससे निपटने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं थी। 2 दिनों के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर बने तारे को देखने के लिए सिर नीचे किया। ये पहले से कहीं अधिक यथार्थवादी था। पैटर्न के माध्यम से वह एक त्रि-आयामी छवि भी देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ के पिछले हिस्से पर वास्तव में एक विशाल तारा क्षेत्र सील कर दिया गया हो। एक विचार के साथ उसके हाथ के पिछले हिस्से पर बना पैटर्न गायब हो गया और उसकी त्वचा के नीचे छिप गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने सांस छोड़ी। ये पैटर्न बहुत चकाचौंध करने वाला था। अगर इसे उसके हाथ पर छोड़ दिया जाता तो इसे दूसरों द्वारा निश्चित रूप से देखा जाता। थोड़ी देर तक स्तब्ध रहने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक पूछा, तुम्हारी याद में इस मार्शल कौशल के समान मार्शल कौशल का क्या नाम है? युवा, मुझे याद नहीं। 2 दिन पहले की आवाज में डर कम था लेकिन आज्ञाकारिता अधिक थी। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमकीं। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसने पिछले 2 दिनों में मानव चेहरे को कितना सदमा दिया था। यह इसी सदमे के कारण था कि मानव चेहरे ने अब जीवप्ती त्रिपाठी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इसे नाम दो। जीवप्ती त्रिपाठी को पहले झुलसा देने वाला विस्फोट स्कॉचिंग सनबर्स्ट नाम के बारे में सोचकर सिरदर्द होता था। अब जब कोई ऐसा था जो इसका उपयोग कर सकता था तो उसने स्वाभाविक रूप से यह समस्या चेहरे पर फेंक दी। ये पुराना शैतान निश्चित रूप से बहुत बुरा था और उसने बहुत कुछ देखा था। क्या उसके लिए एक अच्छा नाम लेकर आना आसान नहीं होगा? हाँ, आवाज़ एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, चूंकि एक तारा है और जब तुम इसका उपयोग करते हो तो बहुत सारे तारे होते हैं, हम इसे तारा चिन्ह स्टार मार्क क्यों न कहें? तारा चिन्ह, तारा चिन्ह। जीवप्ती त्रिपाठी ने बड़बड़ाया और सिर हिलाया। हाँ, इसे तारा चिन्ह कहते हैं। मानव चेहरे ने जल्दी से आदरपूर्वक कहा, युवा को तारा चिन्ह मार्शल कला सीखने के लिए बधाई। इससे आप एक गुणी मार्शल कलाकार बनेंगे और आम लोगों को लाभ पहुंचाएंगे।
भविष्य में आप निश्चित रूप से अजेय और अपराजय होंगे। जीवप्ती त्रिपाठी अविचलित रहा। मानव चेहरा जल्दी से चुप हो गया। उसे लगा कि उसकी चाटुकारिता बहुत ज्यादा हो गई है। क्या तुमने बचने का कोई रास्ता सोचा है? जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक पूछा। मानव चेहरा अचानक कांप उठा। युवा, यदि आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको एक कलाकृति आर्टिफैक्ट देने को तैयार हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी ने चारों ओर देखा और हल्के से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई कलाकृति है तो तुम उसे निश्चित रूप से यहीं छोड़ दोगे। मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मैं उसे ढूंढ सकता हूं, तो मुझे तुम्हें जीवित क्यों रहने देना चाहिए? ईमानदारी से कहूं तो मुझे तुम जैसे किसी को रखने में कोई रुचि नहीं है। मैं तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए तुम्हें परिष्कृत करना सबसे अच्छा तरीका है। मानव चेहरे ने जल्दी से कहा, युवा, कृपया मेरी जान बख्श दें। अगर आपको आराम महसूस नहीं होता है तो मैं युवा को अपना स्वामी मान सकता हूँ। जब तक मेरे शरीर में युवा के आत्मा का ब्रांड का एक धागा रहेगा, मेरी जीवन और मृत्यु आपके हाथों में होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, युवा, दयालु बने और मुझे परिष्कृत न करें। ओह! जीवप्ती त्रिपाठी रुचि रखता हुआ प्रतीत हुआ और बोला, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? मानव चेहरा कड़वाहट से मुस्कुराया, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके शरीर में क्या अजीब है। यह अजीब चीज काफी संयमित है, तो मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जीवप्ती त्रिपाठी चुप रहा। वह इस तरह के शैतान को जीवित नहीं रखना चाहता था, लेकिन वह निश्चित रूप से इस जगह के बारे में कुछ जानता था, इसलिए उसे मारना शर्म की बात होगी। कम से कम जब तक उसे वह जानकारी नहीं मिल जाती जो वह चाहता था, जीवप्ती त्रिपाठी उसे मारना नहीं चाहता था। जीवप्ती त्रिपाठी की चुप्पी ने मानव चेहरे को अधिक से अधिक बेचैन कर दिया। युवा, यदि आप मेरी जान बख्श दें तो आप मेरी कलाकृति का भी उपयोग कर सकते हैं। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी कलाकृति वास्तव में यहाँ है, लेकिन मेरे बिना। युवा, अगर आपको यह मिल भी जाती है तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। क्योंकि वह कलाकृति एक बुरी चीज है। मेरी दैवीय आत्मा डिवाइन सेंस के बिना आप अपने शरीर में जीवन शक्ति के गुण के साथ अकेले इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक लंबी सांस ली और माथे पर शिकन डालते हुए फिर से चुप हो गया और सोचने लगा। मानव चेहरा जानता था कि यह जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए उसने जीवप्ती त्रिपाठी को नाराज न करने के लिए ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह किनारे पर होने से बच नहीं सका। काफी देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक कहा, तुम्हें अपना स्वामी मानने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? मानव चेहरे का दिल अचानक शांत हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, युवा स्वामी, कृपया आराम करें। ये पुराना सेवक आपके दिमाग में प्रवेश करेगा और मेरी दैवीय चेतना का एक धागा बाहर निकालेगा, इसे इस पुराने सेवक के शरीर पर उत्कीर्ण करेगा। जीवप्ती त्रिपाठी के होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़ गए। मानव चेहरे ने जल्दी से समझाया, युवा स्वामी, आपकी शक्ति अभी तक अमर आरोहण सीमा, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री तक नहीं पहुंची है, इसलिए आप अपनी दैवीय चेतना का उपयोग नहीं कर सकते। कृपया इस पुराने सेवक की ईमानदारी पर विश्वास करें। तुम करो, जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा और आराम किया। मानव चेहरा गुप्त रूप से चौंक गया था। जीवप्ती त्रिपाठी के निर्णायक होने की प्रशंसा कर रहा था और उसके दिल में जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति उसकी राय बढ़ गई। अगर कोई और होता तो वे इस समय केवल व्यक्तिगत लाभ और हानि के बारे में चिंता करते। वे जीवप्ती त्रिपाठी जितने निर्णायक कैसे हो सकते थे? लेकिन फिर भी उसे वास्तव में किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पिछली बार जब वह जीवप्ती त्रिपाठी के दिमाग में घुसा था तो उसे एक चूषण बल द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। अगर उसने ऐसा फिर से किया तो मानव चेहरे को विश्वास था कि ये दृश्य फिर से होगा। इस क्षण उसने थोड़ी सी भी अनुचित सोच रखने की हिम्मत नहीं की। ध्यान से जीवप्ती त्रिपाठी के दिमाग में घुस गया और अपनी दैवीय चेतना का एक धागा बाहर निकाला, इसे अपनी आत्मा के साथ एकीकृत किया। काफी देर बाद मानव चेहरे ने कहा, युवा स्वामी, ये हो गया है। अब से इस पुराने सेवक का जीवन और मृत्यु युवा स्वामी के विवेक पर होगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें खोलीं और अपने दिल से महसूस किया। यह पाया कि उसका वास्तव में इस मानव चेहरे के साथ एक संबंध था, लेकिन यह संबंध एक तरफा था और उसका दूसरे पक्ष पर पूरा नियंत्रण था। तुम काफी हद तक ठीक हो गए हो, है ना? जीवप्ती त्रिपाठी ने सार्थक ढंग से पूछा। मानव चेहरे ने कहा, युवा स्वामी की आत्मा का एक धागा एकीकृत करने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन युवा स्वामी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस आत्मा के धागे को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी सांस ली और एक विचार के साथ मानव चेहरे की चीखें तुरंत बाहर आईं, जैसे कि उसे तेल के बर्तन में तंदूरी किया गया हो। चीखें बेहद दुखद थीं। युवा स्वामी, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। इस पुराने सेवक ने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया है। मानव चेहरे ने बार बार दया की भीख मांगी। उसके चेहरे पर भयानक और क्रूर अभिव्यक्ति थी और वह इतने दर्द में था कि वह मरना चाहता था। जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में इधर उधर लुढ़क रहा था।
उसे थोड़ी देर तक तड़पाने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे छोड़ दिया और धीरे से कहा, अगर तुमने भविष्य में कोई विचार रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अभी वाली विधि का उपयोग करके मुझे नाराज करने के परिणाम का स्वाद लेने दूंगा। ये पुराना सेवक हिम्मत नहीं करेगा। मानव चेहरे की आवाज कांप गई। इस घटना के बाद उसने जीवप्ती त्रिपाठी के एक और चरित्र की खोज की, निर्दयी। मानव चेहरे को पूरी तरह से वश में करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा राहत महसूस हुई। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें भविष्य में कैसे बुलाऊं? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। मानव चेहरे ने सोचा, मुझे नहीं पता कि इस पुराने सेवक को क्या कहा जाता है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि कोई मुझे पुराना शैतान ओल्ड डेमन कहता था। मुझे नहीं पता कि यह नाम है या एक उपाधि। पुराना शैतान। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम वास्तव में एक शैतान हो। पुराना शैतान अजीब तरह से मुस्कुराया। वह शायद बहुत पहले की बात थी। अब से ये पुराना सेवक केवल युवा स्वामी के आदेशों को सुनेगा। वह गुप्त खजाना जो तुमने बताया था कहाँ है? युवा स्वामी को जवाब देते हुए, यह इस पुराने सेवक की हड्डियों पर है। पुराने शैतान के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने बिखरी हुई हड्डियों को एक साथ खोज किया और तुरंत एक पसली की हड्डी बाहर निकाली जो एक छाती की हड्डी लगती थी, लेकिन ये पसली की हड्डी अन्य हड्डियों से बहुत अलग थी। ये घोर काली थी। जिस क्षण जीवप्ती त्रिपाठी ने इसे छुआ, उसने इससे एक भूतिया विलाप की आवाज सुनी और उसका दृष्टि फिर से धुंधला हो गया। कितनी मजबूत बुरी आभा! जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर हो गया। पुराने शैतान ने कहा, इस चीज को आत्मा भंजक सुआ, सोल ब्रेकर और कहा जाता है। इस पुराने सेवक ने इसे अपनी हड्डियों में परिष्कृत किया था। इसने कई लोगों की जान ली होगी, इसलिए इसकी बुरी आभा थोड़ी मजबूत है। जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, इसे परिष्कृत करते समय कई लोगों की आत्माओं का उपयोग किया गया था, है ना? पुराना शैतान रूखे ढंग से हंसा। युवा स्वामी बुद्धिमान हैं, इसी वजह से ये गुप्त खजाना युवा स्वामी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप इसे जबरदस्ती परिष्कृत करते हैं तो मुझे डर है कि आपका दिमाग प्रभावित होगा। लेकिन बीच में इस पुराने सेवक की आत्मा के साथ इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत जीवन शक्ति का उपभोग करेगा। लेकिन ये कई सालों से सुप्त है, इसलिए मुझे डर है कि यह अब बहुत मजबूत नहीं होगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। वह भी महसूस कर सकता था कि यह कलाकृति वर्तमान में एक पृथ्वी श्रेणी निम्न श्रेणी अर्थ ग्रेड लो रैंक के आक्रामक कलाकृति के बराबर थी। ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय कलाकृति नहीं थी और एक मजबूत अभ्यासी इसके हमलों को आसानी से रोक पाएगा। मैं इसे कैसे परिष्कृत करूं? पुराने शैतान ने जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी को इसे वश में करने की विधि सिखाई। कई दिनों के प्रयास के बाद जीवप्ती त्रिपाठी आखिरकार इस काले गुप्त खजाने को वश में करने में कामयाब रहा। ये काली हड्डी अब एक काली गैस में बदल गई थी जो जीवप्ती त्रिपाठी की उंगलियों को उलझा रही थी, जैसे कि इसका अपना दिमाग हो, आसपास उड़ रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी महसूस कर सकता था कि उसके और इसके बीच एक धुंधला संबंध था, लेकिन पुराने शैतान की आत्मा भी मिली हुई थी। कुछ बार प्रयोग करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी के दिमाग में एक योजना थी। अगर उसका अनुमान सही था तो यह आत्मा भंजक सुआ केवल एक पृथ्वी श्रेणी निम्न श्रेणी के गुप्त खजाने की शक्ति प्रदर्शित कर सकता था, और इसका उपयोग करने में बहुत जीवन शक्ति खर्च होती थी, क्योंकि इसे एक स्थानांतरण केंद्र के रूप में पुराने शैतान से गुजरना पड़ता था। ये कमोबेश एक बर्बादी थी। पुराने शैतान ने कहा, अगर युवा स्वामी इसे परिष्कृत करना चाहता है तो यह संभव है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। जब उसने ये कहा तो पुराना शैतान बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि जीवप्ती त्रिपाठी सहमत हो जाएगा, लेकिन उसे यह कहना पड़ा, मैं इसे परिष्कृत नहीं करूंगा, ये भविष्य में तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। बहुत धन्यवाद युवा स्वामी। पुराना शैतान आभारी था। अगर जीवप्ती त्रिपाठी इसे परिष्कृत नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वह इस गुप्त खजाने के अंदर छिप सकता है। अब जीवप्ती त्रिपाठी के गोल्डन अवतार में नहीं रहना पड़ेगा और डरना नहीं पड़ेगा। गोल्डन अवतार के अंदर पुराने शैतान को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह एक कटिंग बोर्ड पर मांस का टुकड़ा है, इतना असहाय और उजाड़। अपनी उंगलियों पर काली गैस को अपने शरीर में अवशोषित करते हुए पुराना शैतान भी अधैर्यता से गोल्डन अवतार से बाहर निकल गया और आत्मा भंजक सुआ के अंदर छिप गया। चारों ओर फिर से नजर डालते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि मंद रोशनी उत्सर्जित करने वाले मोती को छोड़कर यहाँ कुछ नहीं था। तुम्हारे पास केवल यही एक गुप्त खजाना है। जीवप्ती त्रिपाठी कुछ हद तक असंतुष्ट था। पुराना शैतान जब जीवित था तो एक गुरु रहा होगा, इसलिए उसके पास केवल आत्मा भंजक सुआ ही बचा होने का कोई कारण नहीं था। पुराना शैतान कड़वाहट से मुस्कुराया, युवा स्वामी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ एक धरती को हिला देने वाली लड़ाई हुई थी और यह पुराना सेवक भी शामिल था। लड़ाई के दौरान बाकी सब टूट गया, केवल यह आत्मा भंजक सुआ ही बचा जो मेरी हड्डी में परिष्कृत था। गद्यांश का सार और आगे क्या? ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी के तारा चिन्ह नामक एक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखने और पुराने शैतान को अपने वश में करने के बाद की सुरक्षा और शक्ति वृद्धि को दिखाता है।
तारांकन मार्शल कौशल में महारत। जीवप्ती त्रिपाठी अपने अक्षय जीवन शक्ति अमृत रस की वजह से 2 दिनों में तारा चिन्ह स्टार मार्क नामक रहस्यमय श्रेणी के मार्शल कौशल को संचय करने में महारत हासिल कर लेता है। वह इस कौशल को सफलतापूर्वक छिपाना भी सीखता है। तारांकन पुराने शैतान का वशीकरण। आत्मा, जो अब पुराना शैतान है, जीवप्ती त्रिपाठी को अपना स्वामी मानने के लिए सहमत होता है और जीवप्ती त्रिपाठी की आत्मा का ब्रांड अपने शरीर में स्थापित कर लेता है। तारांकन नियंत्रण और यातना। जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत आत्मा के प्रतिरोध की जांच करता है और उसे निर्दयी ढंग से यातना देता है, जिससे पुराना शैतान उसकी निर्दयता से पूरी तरह भयभीत हो जाता है और पूरी तरह से वश में आ जाता है। तारांकन गुप्त खजाना। पुराना शैतान अपने काले, बुरी आभा वाले गुप्त खजाने का खुलासा करता है, जिसे आत्मा भंजक सुआ सोल ब्रेकर और कहा जाता है, जो उसकी पसली की हड्डी में परिष्कृत था। तारांकन उपयोग और निर्णय। जीवप्ती त्रिपाठी इस बुराई से भरी कलाकृति को परिष्कृत करने से मना कर देता है और नियंत्रण पुराने शैतान को सौंप देता है, जिससे पुराना शैतान आत्मा भंजक सुआ के अंदर छिप जाता है। जीवप्ती त्रिपाठी के गोल्डन अवतार से मुक्त हो जाता है। आगे, जीवप्ती त्रिपाठी अब आत्मरक्षा के लिए 2 मार्शल कौशल ज्वलंत सूर्य विस्फोट और तारा चिन्ह और एक सहायक पुराना शैतान और बुरी कलाकृति आत्मा भंजक सुआ प्राप्त कर चुका है। गुफा में अब केवल चमकदार मोती बचा है। ड्रैगन का चेहरा। मार्शल शिखर, मार्शल पीक। गद्यांश 140 की हिंदी व्याख्या। ड्रैगन। गद्यांश। एक महान लड़ाई। जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का दिल उछल पड़ा। मुझे विस्तार से बताओ। हाँ, जैसे ही पुराने शैतान ने बयान किया, जीवप्ती त्रिपाठी धीरे धीरे कुछ चीजें समझ गया। पुराने शैतान को ज्यादा याद नहीं था, बस कुछ बिखरी हुई यादें। लेकिन उन्हें एक साथ रखने पर यह शायद ये था कि वह उस समय एक महान लड़ाई में किसी तरह शामिल था। और यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां अनगिनत लोगों ने 2 दुश्मनों को घेरा था। वे 2 दुश्मन एक आदमी और एक औरत थे। अंत में उनमें से लगभग सभी मिटा दिए गए और आदमी और औरत मौके पर ही मर गए। ये पुराना सेवक गंभीर रूप से घायल हो गया और भाग गया और अंत में यहाँ मर गया। मुझे याद है, पुराने शैतान की आवाज़ थोड़ी संकोची और थोड़ी डरी हुई थी। क्या याद है? वहाँ एक अजगर ड्रैगन और एक फीनिक्स था। अजगर और फीनिक्स के संयोजन ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। ये पुराना सेवक इस चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक उठीं। उसे कुछ दिन पहले स्वर्ग की गुफा विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस खुलने पर आकाश में मंडरा रही अजगर फीनिक्स मोहर ड्रैगन फीनिक्स सील याद आई। ये कहने के बाद पुराना शैतान बहुत डर गया था और कुछ और नहीं सोच सका। तुम्हारे कहे अनुसार ये जगह तुम्हारी विरासत नहीं है? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। युवा स्वामी, कृपया शांत हो जाएं। ये पुराना सेवक बस कैजुअल ढंग से बोल रहा था। लेकिन एक विरासत है। अगर युवा स्वामी इसे चाहते हैं तो ये पुराना सेवक आपको ये निश्चित रूप से सिखाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी उन चीज़ों में रुचि नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से सिर हिलाया। पुराना शैतान चौंक गया। हालांकि उसे याद नहीं था कि उसकी पहचान क्या थी। वह शायद जीवित रहने पर एक विशेषज्ञ था। अनगिनत लोग उसका शिष्य बनने के लिए लड़ते, लेकिन जब बात जीवप्ती त्रिपाठी की आई तो उसने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी। आह, पंख के बिना एक फीनिक्स एक मुर्गी से हीन है। पुराने शैतान ने आह भरी। मोती भी बेकार था। पुराना शैतान पहले इसमें रह रहा था। अगर उसने इसे नहीं छुआ तो ये ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, यह पाउडर में बदल गया। थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी कुछ नहीं ढूंढ सका, इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और निकलने का फैसला किया। वह यहाँ बहुत समय से था और नहीं जानता था कि बाहर की स्थिति कैसी थी। चूंकि यह जगह स्वर्ग की गुफा विरासत थी, वह शायद अपनी किस्मत आजमा सकता था। इस जगह को सील करने वाले पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचकर जीवप्ती त्रिपाठी ने पुराने शैतान द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार इसे खोला। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, एक लाल और सफ़ेद रोशनी अचानक उसकी ओर झपटी। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा बदल गया। उसने सोचा कि किसी ने उस पर चुपके से हमला किया है, इसलिए उसने जल्दी से एक मुक्का फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से रोशनी का अपना दिमाग लग रहा था, क्योंकि इसने जीवप्ती त्रिपाठी के हमले से बच लिया और उसकी बाँह के चारों ओर उड़ गई। जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी से पीछे हटा और साथ ही उसका दूसरा हाथ रोशनी को पकड़ने के लिए बाहर पहुंच गया। इसे महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा अजीब हुए बिना नहीं रह सका। उसने महसूस किया कि यह कोई हमला नहीं था। इसके बजाय उसने जो पकड़ा था वह एक ठोस वस्तु थी। साथ ही वह अपने हाथ से एक संघर्ष की भावना महसूस कर सकता था। परेशान होकर उसने करीब से देखा और पाया कि वह अपने हाथ में एक जिनसेंग पकड़े हुए था, जिसने पहले ही एक मानव आकार ले लिया था। ये जिनसेंग भी अजीब था। एक तरफ लाल थी जबकि दूसरी तरफ सफ़ेद थी। जीवप्ती त्रिपाठी महसूस कर सकता था कि इस जिनसेंग में 2 पूरी तरह से अलग प्रकार की ऊर्जाएं थीं। लाल तरफ गर्मी थी जबकि सफ़ेद तरफ ठंडक थी। 2 विपरीत गुण इस जिनसेंग में पूरी तरह से फ्यूज हो गए थे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की यह अजीब भावना बनी।
इस क्षण इसे जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ में पकड़ा गया था। इसके चेहरे के फीचर विकृत थे, लेकिन ये जीवप्ती त्रिपाठी की पकड़ से भाग नहीं सका। यिन यांग मॉन्स्टर जिनसिंग, यिन यांग मॉन्स्टर जिनसिंग। पुराना शैतान विस्मय से चिल्लाया। क्या तुम इसे पहचानते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। अजीब खजाना, यह एक काला स्तर उच्च रैंक अजीब खजाना, ब्लैक लेवल हाई रैंक स्ट्रेंज ट्रेजर है। पुराने शैतान ने कुछ असाधारण खोज लिया था और वह चौंक गया था। इससे पहले कि जीवप्ती त्रिपाठी पूछ पाता, गुफा के दूसरी तरफ से अचानक पैरों की आवाज आई। कोई आ रहा है। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने जल्दी से यिन यांग मॉन्स्टर जिनसिंग को अपनी जेब में डाल दिया। अजीब तरह से अपनी जेब में डालने के बाद यिन यांग मॉन्स्टर जिनसिंग ने अब संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय ये शांत होकर बिना हिले डुले वहां रहा। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी सतर्क था कि कौन आ रहा था, दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज आई, बहन क्या ये वास्तव में इसी तरफ दौड़ा? दूसरी आवाज ने जवाब दिया, हाँ ये यहाँ अंदर गया। ये गुफा वास्तव में छिपी हुई है। अगर हम इसके पीछे नहीं आए होते तो मुझे डर है कि हम इस जगह को नहीं ढूंढ पाते। दोनों लोगों की आवाजें समान थीं। उन दोनों में एक नाजुक गुणवत्ता थी। उन्हें सुनना वसंत की हवा जैसा था, जिससे लोगों को आराम महसूस होता था। जीवप्ती त्रिपाठी का माथा तन गया। वह जानता था कि ये दो लोग कौन थे, लेकिन उसे उनसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ बहुत सारे विदेशी फूल और जड़ी बूटियाँ हैं। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित फसल है। चलो उन्हें तोड़ने की जल्दी नहीं करते हैं। चलो अंदर जाकर एक नज़र डालते हैं। बात करते समय दोनों लोगों के पैरों के निशान करीब और करीब आ रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी नहीं छिपा। पहला, वह इन दो लोगों को जानता था। दूसरा, छिपाने की कोई जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद दो लोग पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी से कुछ दर्जन फुट की दूरी पर पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने अचानक किसी को उनके रास्ते में रोकते हुए देखा और रुकने के लिए मजबूर हो गई। उसने कोमलता से चिल्लाया, वहां कौन है? जीवप्ती त्रिपाठी रूखे ढंग से खांसा और हंसा, दो देवियों, हम फिर मिलते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर उनमें से एक ने एक मुलायम रोना छोड़ दिया। दूसरी पीछे से चमकी और उसे एक पल के लिए घूर कर देखा। वह खुशी से हैरान थी और बोली, जीवप्ती त्रिपाठी, रेशमा में और देवी। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया और दूसरे व्यक्ति से कहा, रागिनी जाओ और देवी, लंबे समय से नहीं देखा। ये दो लोग खून समूह ब्लड ग्रुप की सुंदर बहनें रागिनी हु जाओ और रेशमा हु में और थीं। जीवप्ती त्रिपाठी को एक नज़र में पहचानते हुए देखकर रागिनी उसे घूरने के लिए मजबूर हो गई, तुम बदतमीज। पिछली बार जब वे मिले थे, जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा था कि उसके कूल्हे का एक तरफ बड़ा है और दूसरा छोटा है। रागिनी ने अभी भी इसे दिल पर लिया। अपनी बहन की तुलना में रेशमा खुशी से हैरान थी, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने गलती से यह जगह ढूंढ ली। जीवप्ती त्रिपाठी ने विस्तार से नहीं बताया। बात करते समय दोनों बहनें पहले ही आगे बढ़ चुकी थीं। रागिनी ने जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडी निगाहों से घूरा। उसने अपनी छाती को बाहर निकाला और अपना पेट अंदर खींचा, अपने गोल और भरपूर कूल्हों को ऊंचा उठाया। पुराने शैतान की आवाज़ जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में गूंज उठी, इस दुनिया में दो लड़कियां हैं जो इतनी समान हैं। इससे भी अधिक वे जुड़वा नहीं हैं। युवा स्वामी, अगर आप उनके शरीरों का उपयोग करके गिरते लाल फूल फॉलिंग रेड फ्लावर का अभ्यास करते हैं तो यह आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम होगा। दक्षता चरण तक पहुंचने में केवल कुछ दिन लगेंगे। तुम चुप रहो। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने विचार संप्रेषित किए। पुराना शैतान जल्दी से चुप हो गया। क्या तुमने कुछ आते हुए देखा? रेशमा ने अपना मुंह खोला और पूछा। अभी जब उसने उन दोनों को बात करते हुए सुना तो जीवप्ती त्रिपाठी जानता था कि उन्होंने निश्चित रूप से यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग का पीछा किया होगा। उसने इसे नहीं छिपाया और सिर हिलाया। हाँ, ये कहाँ है? रागिनी ने जल्दी से पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी छाती की ओर इशारा किया। दोनों बहनें अपनी आंखें एक साथ झपकाती हैं। रागिनी ने पूछा, तुमने इसे ले लिया? हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने इसे अपनी छाती पर रखा तो ये बहुत शांत हो गया। रागिनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी भरी हुई छाती ऊपर और नीचे उठी। वह गुस्से से मरने वाली थी। उसने और उसकी बहन ने कुछ पहाड़ों के लिए स्वर्गीय आश्चर्य हेवनली वंडर का पीछा किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इसे एक गुफा में प्रवेश करने के लिए इंतजार किया। उन्होंने रास्ते में इसका पीछा किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें हरा देगा। ऐसा क्यों था कि जब भी वे उससे मिलते थे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता था? रागिनी ने अपने दांत भींचे। अपनी शक्ति के साथ अगर वह वास्तव में इसे छीनना चाहती थी तो वह इसे छीन सकती थी, लेकिन रागिनी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी बहन इस बदतमीज के प्रति अपराधी महसूस करती थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि उनके बीच क्या हुआ। अगर वह वास्तव में इसे छीनना चाहती थी तो उसकी बहन निश्चित रूप से उसे रोकेगी। यह अच्छा है कि तुमने इसे ले लिया। रेशमा को बुरा नहीं लगा, इसके बजाय उसने राहत महसूस की। इस बदतमीज में क्या अच्छा था?
रागिनी ने जीवप्ती त्रिपाठी को ऊपर और नीचे देखा। अचानक उसका चेहरा बदल गया। तुम प्रारंभिक तत्व चरण 7 इनिशियल एलिमेंट स्टेज 7 पर हो। रागिनी चौंक गई थी। पिछली बार जब वे मिले थे, जीवप्ती त्रिपाठी केवल संयमित कठोर शरीर टेम्पर्ड बॉडी स्टेज पर था। कितना समय हुआ था? वह प्रारंभिक तत्व चरण 7 तक कैसे पहुंच गया? अगर उसके पास यहाँ एक अच्छा मौका नहीं था तो उसकी अभ्यास गति बहुत तेज थी। किसी को ये पता होना चाहिए कि उसकी बहन की शक्ति उस समय उसकी समान थी, लेकिन अब वह केवल प्रारंभिक तत्व चरण 2 पर थी। मिस रागिनी की तुलना में प्रारंभिक तत्व चरण 7 क्या है? जीवप्ती त्रिपाठी दोनों की उदारता से हैरान था। स्वर्गीय आश्चर्य ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। जीवप्ती त्रिपाठी को उम्मीद नहीं थी कि वे उससे इसके लिए नहीं पूछेंगी। रागिनी को स्पष्ट रूप से जीवप्ती त्रिपाठी पसंद नहीं था। बाहर कुछ विदेशी फूल और जड़ी बूटियां हैं। अगर आप दोनों को बुरा नहीं लगता है तो आप कुछ तोड़ सकती हैं। जीवप्ती त्रिपाठी उन पर कोई एहसान नहीं करना चाहता था। यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग एक स्वर्गीय आश्चर्य था। इसका मूल्य बाहर की विदेशी फूलों और जड़ी बूटियों से कहीं अधिक होना चाहिए। उसने वह यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग लिया जिसे उन्होंने पहले ढूंढा और उन्हें बाहर की विदेशी फूलों और जड़ी बूटियों से मुआवजा दिया। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। रागिनी ने उसे घूरा। बहन। रेशमा ने जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति अपनी बहन के रवैया को देखा और अपनी बांह को हिलाए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, ठीक है। रागिनी असहाय थी। उसने जीवप्ती त्रिपाठी के पीछे गुफा को देखा और कहा, उन चीजों को तोड़ने की जल्दी नहीं है। हम बहनें कुछ दिनों से दौड़ रही हैं। हमें ठीक होने के लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत है। कुछ समय के लिए हमारी रक्षा करो। आप दोनों खुद की मदद कर सकती हैं। ये कहते हुए वह एक तरफ हट गया। रागिनी और रेशमा एक साथ अंदर चली गईं। बाद वाली ने एक मीठी और माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। गुफा में प्रवेश करने के बाद दोनों बहनें चारों ओर देखा। वे पुराने शैतान की हड्डियों से थोड़ी हैरान थीं, लेकिन तुरंत उन दोनों की आंखें उनकी बाईं ओर चट्टान की दीवार पर टिकी थीं। सुंदर आंखों के दो जोड़े इस क्षण गंभीर हो गए। वे बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी परेशान था। उसने उनकी आंखों का पीछा किया और चट्टान की दीवार पर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तुम क्या देख रही हो? लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा अजीब लगा। चट्टान की दीवार पर कोई शब्द या फूल नहीं थे। वे इतने केंद्रित क्यों थे? उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग चट्टान की दीवार में डूबा हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर शिकन डाली। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। वह यहाँ कई दिनों से था। चट्टान की दीवार पर वास्तव में कुछ नहीं था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद दोनों बहनें अचानक पालथी मारकर बैठ गईं, एक ही समय में अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगीं। धुंधला सा, जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक महसूस किया कि वे दोनों इस क्षण एक में विलय हो गई थीं, लगभग एक व्यक्ति बन गई थीं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वे अभी भी दो थीं। इस अचानक खोज ने जीवप्ती त्रिपाठी को चौंका दिया। मुझे डर है कि उनके लिए यहाँ एक अवसर है। पुराने शैतान की आवाज़ आए। क्या चट्टान की दीवार पर कुछ है? होना ही चाहिए, लेकिन युवा स्वामी और यह पुराना सेवक इसे नहीं देख सकते हैं। केवल वही जो अवसर रखते हैं वे एक झलक या दो ले सकते हैं। तो ये तुम्हारी विरासत नहीं है? जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर शिकन डाली। निश्चित रूप से नहीं। यह अजीब था, लेकिन चूंकि उन दोनों ने कुछ ढूंढा था। जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से आसानी से नहीं जा सकता था। चाहे कुछ भी हो, उनके बीच कुछ दोस्ती थी। वह बस दरवाजे पर खड़ा रहा और चुपचाप इंतजार किया। गद्यांश का सार और आगे क्या? ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी के शक्तिशाली खजाना प्राप्त करने और दो परिचित सुंदर बहनों से मिलने पर केंद्रित है। तारांकन महायुद्ध का रहस्य। पुराना शैतान जीवप्ती त्रिपाठी को दसियों साल पहले हुई एक महायुद्ध की अधूरी यादें बताता है, जहां एक अजगर फीनिक्स संयोजन ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। ये जीवप्ती त्रिपाठी को गुफा की विरासत के सही स्रोत पर संकेत देता है। तारांकन यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग। जीवप्ती त्रिपाठी गुफा से बाहर निकलते समय यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग, यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग नामक एक दुर्लभ काला स्तर उच्च रैंक ब्लैक लेवल हाई रैंक स्वर्गीय आश्चर्य को पकड़ लेता है, जो लाल गर्म और सफ़ेद ठंडा ऊर्जा का संयोजन है। तारांकन परिचितों से मुलाकात। उसकी मुलाकात खून समूह की सुंदर बहनें रागिनी हुजावर और रेशमा हुमे से होती है, जो यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग का पीछा कर रही थीं। तारांकन रागिनी रेशमा का रहस्य। जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें जिनसेंग देने से मना करता है, लेकिन बाहर की जड़ी बूटियां लेने की पेशकश करता है, जिसे वे अस्वीकार कर देती हैं। इसके बजाय वे जीवप्ती त्रिपाठी से गुफा के प्रवेश द्वार पर रक्षा करने के लिए कहती हैं, जबकि वे चट्टान की दीवार के सामने ध्यान में विलय हो जाती हैं, जिसे जीवप्ती त्रिपाठी या पुराना शैतान देख नहीं सकते। पुराना शैतान इस बात की पुष्टि करता है कि यह उनके लिए एक अलग अवसर है।
आगे, जीवप्ती त्रिपाठी अब बाहर की दुनिया में निकलने से पहले रागिनी और रेशमा के अवसर की सुरक्षा कर रहा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवप्ती त्रिपाठी के तारा चिन्ह मार्शल कौशल का उपयोग करके आगे की कहानी